इस कहानी की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं 5000 साल पहले का कोई पर्सन बता रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। मिंग, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है मिंग, बता रहा होता है तुम काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तुम्हारा टैलेंट काफ़ी अच्छा है और तुम स्पेशल फिजिक्स वाले बंदे हो, जो कि यहाँ पर जो कल्टिवेशन है वह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने बॉडी रिफाइनिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर अगले लेवल पर और अगले रन में नहीं जा सकते। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मास्टर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। वहाँ पर उसके मास्टर बता रहे होते हैं तुम्हें इसके बारे में चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे अपने अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले कोर ऑफ मेनलैंड को खोजना होगा और इसी के सहारे तुम्हारा किस्मत बदल सकता है। इस जर्नी के दौरान तुम मेरे मास्टर से भी मिलोगे एक दिन और तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते रहना है। और फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी बता रहा होता है लेकिन मेनलैंड तो सिर्फ लेजेंड के टाइम पे एग्जिस्ट करता था, मुझे नहीं लगता कि यह कोई सच होगा। वहाँ पर उसके मास्टर बता रहे होते हैं तुम्हें उसे खोजना ही होगा। और फिर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में सीन आया होता है और अपने एमसी यान फैमिली के विला पे आया होता है। वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है अपने एमसी से आपका यह डिसाइबल आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उन चीज़ों को नहीं खोज पाया और आपकी मदद नहीं कर पाया। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है यानचू तुम पहले ही 110 ईयर के हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तुम बस अब यहाँ पर शांत हो सकते हो और जो यहाँ पर मरना भी एक हैप्पीनेस की तरह है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं अगले रन पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 99,904 लेवल पर आ चुका हूँ लेकिन मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर अगले लेवल पे नहीं जा पा रहा हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर 5000 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मेरे सामने मर चुके हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं और मैं सिर्फ अकेला इस टाइम पे बच जाता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर केवल एक ही होप है कि मैं मेनलैंड कोर को खोजूं ताकि मैं अगले रेल पे जा सकूं। और फिर हम लोग देखते हैं उस विलास के बाहर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है यान चुड़ाई और उसके फादर भी होते हैं। और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है डैड ग्रैंडपा यहाँ पर मरने वाले हैं तो उन्होंने उस बच्चे को क्यों बुलाया। वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है मेरे अकॉर्डिंग मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, वह बच्चा सिर्फ एक इंटर्न टीचर है यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर उसके डैड बता रहे होते हैं डॉटर तुम सुनो तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर काफ़ी बिजनेस करते थे और काफ़ी बिजनेस को क्रिएट किया अपनी लाइफ में ताकि हम लोग पीस आराम से रह सके इस शहर में, इसलिए तुम्हें यहाँ पर वेट करना चाहिए, पता नहीं वो उनसे क्या बातें करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी आ चुका होता है और वहाँ पर चूडाई बता रही होती है यह बच्चा वापस आ चुका है। चूडाई पूछ रही होती है अपनी एमसी से मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है वह मर चुके हैं, वह लोग शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर चूडाई अपने मन में सोच रही होती है ग्रैंडपा अब यहाँ पर नहीं रहे, मुझे नहीं पता उन्होंने इससे क्या बातें की। तभी वहाँ पर चूडाई अपने एमसी को रोकती है और अपने एमसी पूछता है क्या। वहाँ पर चूडाई बता रही होती है ग्रैंडपा ने मुझसे पहले ही बताया था से पहले कि वह तुम्हें देखना चाहते थे, तुमसे उन्होंने क्या बातें किया मुझे जानना है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम अपने ग्रैंडपा के बातों को सीरियस मत लो, यहाँ पर सभी चीजें खत्म हो चुकी हैं इसलिए तुम अपनी काम से काम रखो। वहाँ पर तभी चूडाई बता रही होती है तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो इतनी आसानी से। और चूडाई अपने लोगों को कहती है कि तुम इसे रोको। और वहाँ पर चूडाई बता रही होती है मेरी यान फैमिली इस शहर में काफी ग्रेट फैमिली है, मेरे यहाँ पर ग्रैंडफा चले जा चुके हैं, मर चुके हैं तुम्हारे सामने, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को यह चीजें पता होगी तो तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी यहाँ पर मरे हैं और तुम यहाँ पर ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है मेरी नैन्सी चुड़ाई मैंने सुना कि यहाँ पर वह ओल्ड मैन मर चुका है ना। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है क्या तुमने इस बारे में अपने सेकंड अंकल को क्यों नहीं बताया। वहाँ पर तभी चूड़ाई बता रही होती है तुम यहाँ पर ट्रबल पैदा करने आए हो, तुम्हारी वजह से यान फैमिली पहले ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तुम्हारी वजह से, इसलिए ग्रैंडपा ने तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया है बहुत टाइम पहले, इसलिए किस फेस को लेकर यहाँ पर आए हो। वहाँ पर तभी उसका सेकंड अंकल बता रहा होता है ऑलराइट यहाँ पर जूनियर अपने सीनियर को सिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है यान फैमिली पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और इस पर्सन का नाम होता है यानबाओ और यान
यान बाओ बता रहा होता है मैं अपने उन चीज़ों को वापस लौटाने आया हूँ। वह ओल्ड मैन पहले ही मर चुका है, इसलिए मैं यंग फैमिली के जो भी चीज़ें हैं उसे अब चेंज कर दूंगा और अपने अकॉर्डिंग बना दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं चूडाई के फादर वहाँ पर आ चुके होते हैं और बता रहे थे यान बाओ तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। मैं बता दूँ कि तुम और मैं ब्लड रिलेटेड हैं, इसलिए तुम यहाँ पर से चले जाओ और यहाँ पर कोई भी मिस्टेक करने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर सेकंड अंकल बता रहा होता है क्या क्रेजी बातें कर रहे हो, तुम सिर्फ सेकंड लेवल मार्शल आर्ट कल्टीवेशन बेस के सहारे तुम मेरा सामना कर सकते हो। और वहाँ पर यान बाओ चूडाई के फादर के ऊपर अटैक कर देता है और बताता है मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाता हूँ। और वहाँ पर वह दोनों फाइट करने लगते हैं और वहाँ पर चूडाई के फादर को चोट लगती है और वह पीछे जाकर गिरते हैं। चूडाई भी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शॉक होती है और अपने फादर से बता रही होती है फादर क्या आप ठीक है। वहाँ पर उसके फादर बता रहे होते हैं यह तो थर्ड लेवल बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर है। और वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं यान बाओ क्या तुम थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हो। वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है हाँ मैं एक डिसाइपल हूँ लू गेंग लेंग द मास्टर क्वेन लेंग माउंटेन का। अब वह ओल्ड मैन मर चुका है, इसलिए मैं यान फैमिली को कब्जा कर लूंगा और यान फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपोनेंट बन सके। वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अब यान फैमिली का एक नया हेड बन चुका हूँ। मैं यह अनाउंस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे पैरों को तोड़कर तुम्हारे लाइफ को बख्श दूंगा, ऐसा यान बाओ बता रहा होता है। वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते यान बाओ तुम यहाँ पर खुद पर इतना प्राउड मत करो। और चूडाई के फादर बता रहे होते यान फैमिली को ओल्ड मैन ने काफी, ओल्ड मैन यानी उसका नाम होता है जियान जो जिससे अपना एमसी कुछ समय पहले बात कर रहा था और जिसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। और वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं यान फैमिली को ओल्ड मैन ने काफी मेहनत से बिल्ड किया है, अगर वह मर चुके हैं तो भी क्या होता है, मैं यान फैमिली को इतनी आसानी से तुम्हें सौंपूंगा नहीं। और वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं अपनी डॉटर से तुम्हारा फादर यहाँ पर इनकम्प्लीट है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर यान फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं और तुम यहाँ पर आसानी से इस डिजास्टर से बचकर नहीं निकल सकते हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं कि मेरे फादर से मैं यहाँ पर उनके विश को फुलफिल नहीं कर सकूंगा। और वहाँ पर तभी चूडाई बता रही होती है फादर आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और साथ में यान फैमिली के साथ। और वहाँ पर तभी यान बाओ आ रहा होता है और बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम अपने मौत को खोज रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे विश को फुलफिल करूंगा। और तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और वह लोग हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड बता रहा होता है लिटिल बास्टर्ड तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर इस सिचुएशन में बोल सको। और तभी अपना एमसी उसे उल्टा हाथ का देता है एक स्लैप और वह उड़कर जाता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोवो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। वहाँ पर तभी यान बाओ बता रहा होता है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने भारी व्यक्ति को एक स्लैप में उसे उड़ा देना यह पॉसिबल नहीं हो सकता है, आखिर तुम हो कौन। वहाँ पर अपने एमसी अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है तुम आए कहाँ से हो और तुम यहाँ पर हिम्मत कर रहे हो मुझसे पंगा लेने की, मेरा नाम यान बाओ है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं एक हैप्पीनेस एवेन्यू हूँ। और वहाँ पर तभी यान बाओ कंफ्यूज होता है और बता रहा होता है हैप्पीनेस एंड व्यू। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी यान बाओ बता रहा होता है तुम किस सेक्ट से आते हो और तुम्हारा टेक्निक क्या है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं कॉलेज का एक टीचर हूँ और मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है यह कैसे हो सकता है कि तुम एक टीचर हो, मुझे लगता है जो तुम्हें मारने की जरूरत है। और वह अपने लोगों से मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं यान बाओ तुम्हें इसे जाने देना चाहिए, तुम्हें मिंग को जाने देना चाहिए, बस यह हमारा गेस्ट है, ओल्ड मैन ने इसे अपने मरने से पहले बुलाया था, तुम्हें इसे जाने देना चाहिए, यह हमारी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है इसका तुमसे। तभी वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है ओ यह बच्चा मेरा कोई अपोनेंट नहीं है ठीक है, लेकिन मैं इसे बस बुली करना चाहता हूँ और इसे मारना। और वह अपने लोगों से कह देता है और हम लोग देखते हैं काफी सारे लोग अपने एमसी के ऊपर मारने के लिए बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी काफी तेजी से उन लोगों को एकदम पीट उठ के साइड कर देता है। और वहाँ पर तभी यान बाओ हैरान होता है और बता रहा होता है तुमने 1 सेकंड के अंदर सबको वाइप आउट कर दिया, यह कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो कौन। और यान बाओ अपने मन में सोच रहा होता है इस लड़के की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मुझे लगता है यह 4th लेवल रिफाइनिंग लेवल पर होगा, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी भयानक है। और वहाँ पर अपने एमसी आता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें प्रोवो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे अगेंस्ट क्यों हो, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो। और वहाँ पर यान बाओ बता रहा होता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो
और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम उससे दूर रहो। मैं 3rd लेवल का बॉडी रिफाइनिंग मार्शल आर्ट हूँ, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और अपना MC बता रहा होता है 3rd लेवल बॉडी रिफाइनिंग अच्छा है। और तभी अपने MC एक पोज लेता है और उसे एक पंच मारता है और बता रहा होता है लेकिन मैं तो 99,942 लेवल का बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर का वॉरियर हूँ। और तभी वहाँ पर चूडाई के फादर आते हैं और बता रहे थे लिटिल ब्रदर मिंग आपको यहाँ पर रहना चाहिए। तभी अपने MC बता रहा होता है मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। वहाँ पर तभी चूडाई बता रही थी फादर आखिर यह है कौन जो इतनी जल्दी से जा रहा है और इसने आपके बातों को क्यों नहीं सुना। वहाँ पर तभी उसके फादर बता रहे थे चूडाई तुम्हारे ग्रैंडपा ने काफी समय पहले मुझे मिंग के बारे में बताया था अपने मरने से पहले, और यहाँ पर काफी ज्यादा इसके बारे में सीक्रेट हैं जिसे हमें नहीं पता। और वहाँ पर तभी चूडाई के फादर बता रहे होते हैं हमारी फैमिली यहाँ पर डिजास्टर में फंसने वाली है, इसलिए हमें किसी पावरफुल पर्सन की मदद की ज़रूरत है। और यहाँ पर मिंग जो कि हमारे साइड हो यही हमारे लिए अच्छा होगा। और वहाँ पर तभी चूडाई बता रही होती है क्या हमारी फैमिली डिजास्टर में पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पर इतना अर्जेंट क्यों है। तभी वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं तुम्हें पता होगा हमारी यान फैमिली डोमिनेट करती है साउथ आइलैंड सिटी पर और यहाँ पर कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर ग्रीन वुल्फ माउंटेन लॉर्ड के बारे में, और यहाँ पर जो यानपाव है वह डिसाइपल है द ग्रीन वुल्फ माउंटेन मास्टर का। अगर वह अपने मास्टर से हेल्प लेगा तो यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी यान फैमिली के लिए, और हमारी यान फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके। इस सिचुएशन के लिए हमें मिंग की हेल्प की जरूरत है। और तभी वहाँ पर चूडाई बता रही होती है फादर लेकिन मिंग ने बताया था कि वह यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक टीचर है, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और उसे खोजना चाहिए और आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर उसे जाकर कहूँगी ताकि वह हमारे फैमिली की मदद कर सके आने वाली प्रॉब्लम में। और वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं ठीक है मैं किसी पर्सन को वहाँ पर भेजता हूँ ताकि वह उस कॉलेज के शेयर खरीद सके ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते मैं अरेंज करता हूँ, और वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते मैं यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ ताकि तुम वहाँ पर ट्रांसफर होकर उस स्कूल में जा सको और स्टडी कर सको। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उसी स्कूल का सीन जहाँ पर अपने MC पढ़ा रहा होता है। वहाँ पर कोई लेडीज होती है और बता रही थी डैड मैं बस यहाँ पर शांति से रहना चाहती हूँ इसलिए आप मुझे बार बार कॉल करना बंद करें। और इस लेडीज का नाम होता है क्विमी, और क्विमी बता रही होती है अपने डैड से, और वहाँ पर उसके डैड बता रहे थे क्विमी मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बचकर निकलना चाहती हो इस मैरिज से, और तुम्हारा डैड इन सभी चीज़ों को समझ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि कॉलेज में तुम हो तो वहाँ पर सेफ नहीं हो, वहाँ का माहौल काफ़ी चैरिटिक है, इसलिए मैं वहाँ पर किसी बॉडीगार्ड को भेज रहा हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। यही रिक्वायरमेंट है मेरी, तुम इसे मानना और सेफली रहना उस टाइम पे। और वहाँ पर क्विमी इस चीज़ को सुन रही होती है और क्विमी बता रही होती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ और मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ इसलिए फ़ोन को कट कर रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है बॉस मैंने उस लेडीज को खोज लिया है, मुझे लगता है यह वही है। और हम लोग देखते हैं इसका नाम होता है जाओ। जाओ बता रहा होता है ब्यूटी तुम सच में काफ़ी ब्यूटीफुल हो, मैंने तुम्हें आसानी से खोज लिया। और जाओ बता रहा होता है हमारे लॉर्ड ने कहा था कि वह तुम हमारे लॉर्ड को इग्नोर कर रही हो और तुम चाहती हो कि वह तुम्हारा पीछा करें। और तभी वहाँ पर क्विमी बता रही होती है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं वह चारों लोग क्विमी को घेर लेते हैं और जाओ बता रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें इंटरेस्ट हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर लकी पार्ट यह है कि जो लॉर्ड है वह तुम्हें इंटरेस्ट है इसलिए तुम खुद को सरेंडर कर दो। वहाँ पर क्विमी बता रही होती है तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो, यह स्कूल है। वहाँ पर क्विमी बता रही होती है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ पर काफी सारे टीचर हैं और तुम मेरे साथ मिसबिहेव करना बंद करो। हम लोग देखते हैं अपना MC वहाँ से बगल से जा रहा होता है और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते स्कूल है तो क्या गलत है। और हम लोग देखते हैं जाओ बता रहा होता है यहाँ पर जो टीचर हैं वह सिर्फ एक ड्रेस हैं और कावर्ड हैं, यहाँ पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे इंटरफेयर कर सके और मुझे रोक सके। यहाँ पर सभी लोग यंग मास्टर से डरते हैं। जाओ बता रहा होता है तुम यहाँ पर किसी को बुला सकती हो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। देखा जाए यहाँ पर कौन आता है। अपने MC वहाँ पर चाबी को लगाने जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। फिर हम लोग देखते हैं क्विमी अपने MC को देखती है और बता रही होती है वह, और फिर क्विमी बता रही होती है अपने मन में मुझे लगता है कि यह पर्सन मेरा
बॉडीगार्ड होगा जो कि मेरे फादर ने मेरे लिए अरेंज किया था। और क्यूमी बता रही होती है अपने एमसी से, ही तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इन बास्टेड से मुझे बचाना चाहिए। और अपने एमसी उधर दिखता है कंफ्यूजन सी, और वहाँ पर झाओ भी दिख रहा होता है और बता रहा होता है, यह बास्टेड तुम्हें क्या लगता है कि यह यहाँ पर आएगा और तुम्हें बचाएगा, इसके पास इतना हिम्मत होगा, मैं इसे आसानी से किल कर सकता हूँ, विश्वास करो या ना करो। वहाँ पर जाओ क्यूमी से बदतमीजी करने लगता है और बता रहा होता है, ब्यूटी लेडी यहाँ पर रेजिस्ट करना बंद करो, वह लड़का यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है और वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। झाओ बता रहा होता है, चलो मेरे साथ और एंजॉय करो, यहाँ पर यंग लॉर्ड ने लाने के लिए कहा था। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, तुमने क्या कहा कि तुम इजीली मुझे मार सकती हो। और तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है अपने दोस्तों से, जाओ और उसे मारो। और तभी हम लोग देखते हैं वह लोग आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, बच्चे तुम यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और दूसरा पर्सन बता रहा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ना कितना अच्छा होगा। और तभी अपने एमसी तेजी से मूवमेंट करता है और उन दोनों को एक एक पंच में साइड कर देता है। और तभी झाओ आता है और बता रहा होता है, बास्टर्ड तुम्हारी अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, यहाँ पर कोई भी मुझे इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता है, सभी के सभी लोग मुझसे डरते हैं। झाओ बता रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें कुछ कुंफू आता है तो तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर काफी ग्रेट हो, मुझे भी पता है कुछ प्रैक्टिशनर के बारे में जो कि एक पाम अटैक करके तुम्हें आसानी से मार देंगे। तभी अपने एमसी उसका उंगली पकड़ता है और तोड़ देता है और बता रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे बिजनेस से, तुम दूसरे पर्सन हो जो बिना किसी रीजन के मुझे प्रोवो कर रहा है। और अपने एमसी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर काफी गुस्से में हूँ। वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, स्टूपिड ब्रेड मैं बता दूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जीने से थक चुके हो, जो यंग लॉर्ड है वह तुम्हें आसानी से किल कर सकते हैं। तभी अपना एमसी उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने एमसी उसके गाल पर ले धड़ाधड़ चाटे बरसाए जा रहा होता है। और वहाँ पर तभी झाओ बता रहा होता है, स्टॉप, मैं एडमिट करता हूँ, मैं यहाँ पर गलत था, इसलिए तुम मुझे मारना बंद करो। और तभी पीछे से क्यूमी आती है और बता रही होती है, उसका हो गया, लेकिन मैं तुम्हें पीटना अभी बंद नहीं कर सकती। और क्यूमी भी अपना हाथ साफ कर लेती है लगे हाथ। और तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, प्लीज मुझे मारना बंद करो ग्रैंड माँ, मैं यहाँ पर गलत था, मैं दोबारा ऐसी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पर क्यूमी के सैंडल टूट जाते हैं। क्यूमी बता रही होती, मैं गिरने वाली हूँ। तभी अपने एमसी आता है और उसे स्टाइल में पकड़ लेता है। और क्यूमी बता रही होती है झाओ से, अगर अगली बार तुम लोग आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आज के दिन मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, जल्दी से भाग जाओ। और वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, ठीक है हम लोग जाते हैं। और तभी वहाँ पर क्यूमी बता रही होती है, तुम तो काफी अच्छे हो, मेरे डैड ने काफी रिलायबल बॉडीगार्ड मेरे लिए खोजा है। और तभी क्यूमी बता रही होती है, मेरे पैर में ट्विस्ट आ चुके हैं, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो सीढ़ियों से जाने के लिए, इसलिए और तुम जब मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। तभी अपने एमसी उसे छोड़ देता है और क्यूमी वहाँ पर गिर जाती है और अपने एमसी बताता है, नॉट इंटरेस्टेड, और अपने एमसी चले जाता है। और वहाँ पर क्यूमी बता रही होती है, डैम तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम्हें यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए, मैं अपने डैड से कह दूंगी जो कि तुम्हें फायर कर देंगे। और तभी हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी अपने रूम में आया होता है और बता रहा होता है, यह लास्ट स्पिरिचुअल ग्रास है जो मेरे हाथ में है, यहाँ पर अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी कम है और यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है स्पिरिचुअल प्लांट को खोजना। बिना स्पिरिचुअल ग्रास के यह इम्पॉसिबल होगा कि मैं अपने कल्टीवेशन को रिफाइन कर सकूं। मुझे यहाँ पर डर है कि मेरा कल्टीवेशन फ्यूचर में इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। अपने इनसे बता रहा होता है, यह जो ग्रास है यह मुझे इसलिए मिल पाई है ताकि मैं इंसेंट फैमिली से इस चीज को ले पाया हूँ। और अपने इनसे बता रहा होता है, आफ्टर ऑल मैंने उन फैमिलीज की मदद की थी और उनके फाउंडेशन को अच्छा किया था, इसलिए उन्होंने मुझे दिया। और वहाँ पर अपने इनसी वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पिन बना चुका होता है और अपने इनसी उस पिल को लेता है अपने हाथों में और बता रहा होता है, मैं यहाँ पर 99,942 लेवल पर हूँ और यहाँ पर 58 लेवल और बचते हैं 1000 लेवल के लिए। जब 1000 लेवल हो जाएगा तो मैं यहाँ पर मेन लैंड कोर को अचीव कर पाऊंगा। और अपने एमसी उस पिल को खा लेता है और बता रहा होता है, मुझे यहाँ पर पता नहीं कि 100,000 लेवल के बाद मैं अगले रेल्म पे जा पाऊंगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या डेंजरस है या नहीं, मुझे उस रेल्म में जाना है। और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अपने एमसी वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और वह 9,943 लेवल पर आ चुका होता है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में बता रहा होता है यहाँ पर हजारों साल बीत चुके हैं और मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ कल्टीवेशन की है और मैं यहाँ पर ओल्ड नहीं होता हूँ और मैं ट्रबल को अवॉइड करने के लिए हर 20 साल के अंदर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करता हूँ ताकि मुझे ट्रबल ना हो सके। और अपनी एमसी बता रहा होता है पिछले पास्ट टाइम में मैंने काफ़ी सारे लेजेंड को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाया है जिससे वह लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और अपने एमसी बता रहा होता है और मैं इस समय अभी एक इंटर्न हूँ और मेरा जॉब काफ़ी सिंपल है और इसी है यह मेरे ऊपर सूटेबल करता है ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को भी साथ में प्रैक्टिस कर पाता हूँ और अच्छे से। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर तभी 3 कार आती हैं और आसपास के लोग बात करने लगते हैं और बताते हैं इसमें से कोई भी कार 10 मिलियन से कम की तो नहीं होगी। और अपने एमसी भी कंफ्यूज होता है और सारे लोग कहते हैं इसमें कौन होगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन बता रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता, मैंने सुना है कि यहाँ पर यान फैमिली की मिस यान चुडाई हमारे स्कूल में आने वाली है। तभी दूसरा पर्सन बता रहा होता है मिस चुडाई क्या हमारे स्कूल में स्टडी करने के लिए आ रही है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन बता रहा होता है वह नोबल है तो उन्हें नोबल और फेमस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, वह हमारे कॉलेज में क्यों आएंगी, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो। तभी वहाँ पर चुडाई आ चुकी होती है और वह लोग बता रहे होते हैं यह तो आ गई सच में, मुझे लगता है कि यह रिच लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वह अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सके। और चुडाई आसपास में खोजने लगती है तो चुडाई को अपने एमसी दिखाई देता है और चुडाई अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि यह सच में इसी स्कूल में पढ़ाता है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आ रहा होता है और बताता है चलो चलो जल्दी हटो, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मुझसे दूर रहो। और वहाँ पर तभी वह पर्सन बता रहा होता है चुडाई तुम यहाँ पर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे स्कूल में ट्रांसफर लोगी। और तभी वहाँ पर चुडाई बता रही होती कि जाओ क्या तुम सच में इस स्कूल में इसी स्कूल में हो। और तभी चुडाओ अपने मन में सोच रही होती है यह क्वीन जाओ है, यह सेकंड सन है क्वीन फैमिली का। क्वीन फैमिली इतनी अच्छी फैमिली नहीं है, मेरे यान फैमिली के कंपैरिजन में यह इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह एक बड़ी फैमिली है जो साउथ आइलैंड में रहती है। मुझे लगा नहीं था उनका सेकंड सन क्वीन जाओ उसका कैरेक्टर काफी बेकार है और अच्छा नहीं है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इससे यहाँ पर मिलूंगी। और तभी वहाँ पर क्वीन जाओ बता रहा होता है चुडाई मैं यहाँ पर काफी सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई हो, चलो मैं तुम्हें स्कूल का टूर कराता हूँ और फिर हम लोग बाद में सेलिब्रेट करेंगे। और जाओ अपने मन में सोच रहा होता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि चुडाओ हमारे टूटे फूटे स्कूल में आएगी, पहली बार जब मैंने इससे मिला था तो यह मुझे इग्नोर कर रही थी लेकिन यह अब मेरे आसपास में रहेगी तो यह मुझसे दूर नहीं भाग पाएगी। तभी वहाँ पर चुडाओ जाने लगती है और बता रही होती है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम खुद से जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और चुडाओ अपनी एमसी के पास आती है और बता रही होती है मिंग क्या यह तो एक कोइंसिडेंट हुआ है। और चुडाओ बता रही होती है अपनी एमसी से हम लोग पहले भी मिले थे है ना, क्या हम लोग आज लंच पे जा सकते हैं। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो और मैं तुमसे ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझ बोझ बनना बंद करो। और अपनी एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता है यह यान जो जिसकी एक ग्रैंड डॉटर है लेकिन मैं इससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और चुडाओ अपने मन में सोच रही होती है इसने पब्लिक के सामने मुझे रिजेक्ट किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग, तुम मेरे लिए रुको, ऐसा चुडाओ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर पीछे छाओ अपने मन में सोच रहा होता है अपने लोगों से बता रहा होता है तुम इस बच्चे का इंफॉर्मेशन निकालो आखिर यह है कौन। और जाओ अपने मन में बता रहा होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वुमन को चुनने की। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में जाओ अपनी क्लास में बैठा होता है, उसका दोस्त आता है और बता रहा होता है कोई जाओ मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है, वह यहाँ पर एक टीचर है जो हमारे स्कूल में अभी अभी अराइव हुआ है। और वहाँ पर उसका दोस्त बता रहा होता है और कोइंसिडेंटली वह हमारी क्लास में फिजिकल एजुकेशन और हिस्ट्री की क्लास लेगा। और वहाँ पर तभी जाओ को गुस्सा आता है और बता रहा होता है एक पुअर टीचर जो कि हिम्मत करता है मेरी वुमन छीनने की, आखिर उसमें इतनी करेज आ कहाँ से रही है, लगता है वह अपना मौत चाहता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर चुडाओ भी इस क्लास में आ चुकी होती है। चुडाओ अपने मन में सोच रही होती है मिंग इस क्लास में पढ़ाने के लिए आने वाला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, मैं यहाँ पर आऊंगी उसके क्लास में और उसका टाइम हार्ड कर दूंगी, मुश्किल कर दूंगी उसका टाइम। और तभी चुडाओ अपने
मन में सोच रही होती है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तभी वहाँ पर जाओ आता है और बता रहा होता है मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम भी मेरे क्लास में पढ़ोगी और मेरे बगल में एक सीट खाली है, तुम वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। तभी वहाँ पर चूड़ाव बता रही होती नहीं नहीं मैं बस यहीं पर बैठूंगी और चूड़ाव वहाँ पर बैठ जाती है। वहाँ पर जाओ बता रहा होता है चूड़ाई से हाँ ठीक है तुम यहाँ पर बैठ सकती हो और जाओ अपने मन में सोच रहा होता है यह तो अभी शुरुआत है, चूड़ाई हमारे क्लास में ट्रांसफर होकर आ चुकी है, आज नहीं तो कल मैं इसे अपना बना लूंगा और अगर यह मिंग के साथ कुछ करना चाहेगी तो मैं उसे संभाल लूंगा। और वहाँ पर जाओ अब सोच रहा होता है मुझे उस बच्चे का फेस यहाँ पर चूड़ाई के सामने बिगाड़ना होगा और उसे बेइज्जत करना होगा। और तभी वहाँ पर जाओ अपने दोस्त से बता रहा होता है तुम मेरे पास आओ और बता रहा होता है चूड़ा जाओ जल्दी जाओ और मिंग के लिए एक गिफ्ट एडवांस में तैयार करो। वहाँ पर उसका दोस्त बता रहा होता है तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो और वहाँ पर उसका दोस्त जाता है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है और बता रहा होता है यह सही रहेगा और वहाँ पर वह कुछ तो लिख देता है और जाने लगता है। चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है यह जाओ का ग्रुप यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश कर रहा है मिंग के लिए, क्या मुझे यहाँ पर रोकना चाहिए। चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि मुझे मिंग की हेल्प लेने की ज़रूरत है, लेकिन यह मेरा अपॉर्चुनिटी है कि मैं देख सकूं कि मिंग का रियल स्ट्रेंथ कितना है। और चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है मिंग यहाँ पर काफ़ी यंग है, क्या उसके पास इतना पावर है जो कि वह ग्रीन माउंटेन वुल्फ लॉर्ड से फाइट कर सके और उसके अगेंस्ट जा सके। चूड़ाओ सोच रही होती है मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मुझे और भी एडवांस प्रैक्टिशनर को खोजना चाहिए जितना हो सके उतना जल्दी। और तभी चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है और मुझे पता है कि यहाँ पर क्वीन जाओ का एक ओल्डर ब्रदर है क्वीन जी जो कि एक कल्टीवेटर है और वह काफी फेमस है सिटी के अंदर। क्वीन जाओ का ब्रदर जो कि एक काफी क्रूअल कल्टीवेटर है, उसने एक मास्टर लेवल के पर कल्टीवेटर को भी हरा रखा है और उसके मेल्डियन को भी ब्रेक कर दिया है। उस टाइम पे उसने उसे काफी ब्रूटली हराया था। चूड़ाओ सोच रही होती है अगर मिंग यहाँ पर हिम्मत नहीं करता है क्वीन जाओ को सबक सिखाने की, इसका मतलब यही होगा कि वह उसके ब्रदर से डरता है मिंग, ऐसा चूड़ाओ सोच रही होती है। अगर ऐसा होता है तो यह तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वह यान बाओ के मास्टर वुल्फ माउंटेन लॉर्ड को हरा सके, तो मुझे यहाँ पर काफी जल्दी करनी होगी और किसी और कल्टीवेटर को खोजना पड़ेगा, ऐसा चूड़ाओ सोच रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद अपने एमसी अपनी क्लास में आ चुका होता है और वहाँ पर वह सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि मिंग यहाँ पर आ चुका है, अभी शो स्टार्ट होने वाला है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी ब्लैक बोर्ड पर देखता है और बता रहा होता है यह किसने किया। वहाँ पर जाओ का दोस्त बता रहा होता है मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन मिस्टर मिंग क्या आपने देखा नहीं कि इसे किसने किया। और वहाँ पर तभी दूसरा बता रहा होता है टीचर मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, आपको उसे पीटने की जरूरत है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता यह किसने किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ ना हो। और तभी वहाँ पर जाओ बता रहा होता है टीचर आप तो काफी यूजलेस हैं, आप यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन भी नहीं करना चाहते हैं और सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड को वाइप आउट कर रहे हैं, वह भी खुद से ही। तभी वहाँ पर जाओ टीचर की बेइज्जती करने लगता है और बता रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मिंग टीचर को टीचर बुलाना सही नहीं रहेगा। और वह अपने एमसी के ऊपर हंसने लगता है और साथ में उसके दोस्त भी। और अपने एमसी वहाँ पर ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है, वहाँ पर उसका दोस्त बता रहा होता है यह तो पलट कर जवाब भी नहीं दे रहा है और शांति से ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा है। हम लोग देखते हैं चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है ऐसी बातों को सुनते ही किसी भी पर्सन का यहाँ पर गुस्सा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिंग यहाँ पर गुस्से में क्यों नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है तुम चुप करो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं बस आज के लिए तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है सबसे पहले तुम अपना बुक ओपन करो। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम अपने बुक को ओपन करो और फर्स्ट लेसन को खोल लो। और अपने एमसी वहाँ पर पढ़ाने लगता है। और तभी चूड़ाओ अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि यहाँ पर मिंग काफी कमजोर है, मेरे फादर ने उसके बारे में सोचकर थोड़ी गलती कर दी है। मेरे फादर बता रहे थे यह काफी पावरफुल है, लेकिन यह यहाँ पर पावरफुल नहीं है, यह तो यहाँ पर क्वीन जाओ को भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, यह उसके ओल्डर ब्रदर से डरता है, मुझे लगता है यह यूजलेस है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जाओ
बता रहा होता है मास्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे लेसन सिखा सकते हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे क्लास के टीचर बन सको? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ का किंग हूँ? ऐसा जाओ बता रहा होता है और बता रहा होता है तुम तो एक ट्रैश के टुकड़े हो और कुछ नहीं। तभी अपनी एमसी को गुस्सा आता है और अपनी एमसी एक डिस्क को काफी तेजी से फेंकता है जो कि उस जाओ के मुंह में जाकर लगता है। जाओ को वहाँ पर सांसें नहीं आ रही होती है। उसके आसपास के दोस्त बता रहे होते हैं, किंग जाओ किंग जाओ, आखिर तुम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के इरेजर को खाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यानी कि इससे हमें पता चला होता है कि अपने एमसी काफी तेज से ब्लैक बोर्ड इरेजर को उसके मुंह में फेंक दिया होता है। और तभी वहाँ पर चूड़ाओ बता रही होती है आखिर क्विंग जाओ के साथ हुआ क्या? और चूड़ाओ बता रही होती है क्या यह चीज मिंग ने किया? और तभी चूड़ाओ बता रही होती है अपनी मन में, यह तो इम्पॉसिबल है, आखिर वह तो शांति से वहाँ पर खड़ा था और उसने यहाँ पर एक भी मूवमेंट नहीं की, तो यह कैसे हो सकता है? हम लोग देखते हैं जाओ की सांसें अटक रही होती है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आखिर तुम्हारे मुंह के अंदर यह ब्लैक बोर्ड का इरेजर आया तो आया कैसे? और वहाँ पर तभी जाओ बता रहा होता है मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ऐसा जाओ बता रहा होता है। उसके दोस्त बता रहे होते हैं जल्दी करो, हमें क्विंग जाओ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी से उसके मुंह से वह चीज निकालो। और वह लोग उस चीज को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसका दोस्त बता रहा होता है मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ, यह काफी टाइटली तुम्हारे मुंह में फंस चुका है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, फिर भी वह ब्लैक बोर्ड इरेजर को उसके मुंह से नहीं निकाल पाते हैं। तभी अपने एमसी आता है और बता रहा होता है मुझे करने दो, और अपने एमसी एक थप्पड़ झाओ के गाल पर लगाता है जिससे वह ब्लैक बोर्ड का इरेजर होता है वह निकल जाता है और झाओ दूर जाकर गिरता है। उसके दोस्त आते हैं और बता रहे होते जाओ क्या तुम ठीक हो? फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद स्कूल डॉर्मेट्री में वहाँ पर क्वीमी होती है और बता रही होती है क्या तुमने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो जिसे मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा। वहाँ पर वह बता रहा होता हाँ मेरा नाम पेंगहाई है। पेंगहाई बता रहा होता है मिस पैक्टियास ने मुझे पहले ही बता दिया है कि अगर आप कहीं पर भी अकेले जाती हैं तो मैं आपके साथ जाऊं, और पैक्टियास यहाँ पर डर रहे थे कि कोई आपको हार्म ना कर दे, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी आपको हार्म नहीं कर पाएगा। वहाँ पर कोई में बता रही होती ठीक है। फिर कोई में दूसरी तरफ देखने लगती है और बता रही थी डैड अपने सच में ऐसा किया। फिर तभी कोई में को कुछ दिखाई देता है। कोई में अपनी एमसी को देख रही होती है और बता रही होती है यह तो वही पर्सन है जिसने मुझे पहले बचाया था। और कोई में बता रही होती है बॉडीगार्ड इसे देखो क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस पर्सन को देखने से लगता है यह काफी क्लेम है, मुझे लगता है कि यह एक मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर होगा। वहाँ पर कोई में बता रही होती डैमेट उस दिन इसने प्रिटेंड किया मेरा बॉडीगार्ड बनने का और उसने मुझे वहाँ पर बचाया था, लेकिन उसने मुझे जमीन पर भी गिरा दिया था, इसे बुलाया नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है क्या इस बच्चे ने आपको ऑफेंड किया है? तभी पेंगाई जाते हुए बता रहा होता है मैं इसे कुछ लेसन सिखाने जा रहा हूँ, मुझे उसे पेमेंट करनी होगी, उसने आपको ऑफेंड किया है, इसे बुलाया नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर क्वे में बता रही होती है रुको। तभी वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है यंग मिस क्या आपको कुछ और कहना है? तभी वहाँ पर क्वे में बता रही होती है तुम उसके पास जाओ तो थोड़ा कम लेसन सिखाना और तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा मत कर देना, आखिर उसने मुझे बचाया था उस दिन। और वहाँ पर कोई में बता रही थी और एक चीज़ का और भी ख्याल रखना कि तुम ऐसा भी मत दिखाना कि हम उसके लिए फ्रेंडली हैं, तुम उसे अच्छे से लेसन सिखाना। वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है यंग मिस आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगा। और वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद अपने एमसी कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है मेरा नाम पेंगाई है, और पेंगाई बता रहा होता है मैं बॉडीगार्ड हूँ क्वी में का, और मैं मास्टर के 3rd लेवल पर हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिशनर हूँ। और पेंगाई बता रहा होता है लड़के तुम यह मत सोचना कि तुमने कुछ साल प्रैक्टिस कर लिया कुंफू का तो तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो, आखिर तुम जानते हो कि 3rd मार्शल आर्टिस्ट का कितना पावर होता है। अपने एमसी कुछ नहीं बोलता है और उसे इग्नोर करके जाने लगता है। और तभी पेंगाई बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस ओल्ड मैन से को इग्नोर करने की, जल्दी करो और मुझसे माफ़ी मांगो और साथ में मिस क्वेमी से भी माफ़ी मांगो, नहीं तो यह ओल्ड पर्सन तुम्हें एक लेसन सिखाएगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे जाने लगता है। और वहाँ पर यह देखने के बाद पेंगाई को गुस्सा आता है और पेंगाई बता रहा होता है
है, बास्टेड मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। पेंगाई अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। वहाँ पर तभी कोई में देखती है पेंगाई को और बता रही होती पेंगाई यहाँ पर उसे पीटने जा रहा है। तभी कोई में बता रही होती है यह तो काफी अच्छा शो होगा और देखने जा रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी काफी तेज किक मारा होता है पेंगाई को। पेंगाई के मुंह से खून निकल जाती है और पेंगाई सीधा जाके कोई के सामने गिरता है और अपने एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर सोचना चाहिए अपने जॉब को और इस एरिया को बदलने के लिए, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफ़ी सारे जो कि ट्रबल हैं मुझसे इनकाउंटर हो रहे हैं, मुझे यह छोड़कर भागना होगा। और तभी वहाँ पर कोई में आती है और बता रही थी यह बच्चा, और वहाँ पर कोई में बता रही थी पेंगाई आखिर तुम कैसे पर्सन हो और तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तुम तो एक यंग बच्चे से पिट चुके हो, क्या मैं यहाँ पर रिलैक्स हो सकती हूँ। तभी वहाँ पर पेंगाई बता रहा होता है यंग मिस मैं यहाँ पर थोड़ा केयरलेस हो चुका था और उसके अटैक को डिपेंड नहीं किया, इसलिए उसने मुझे अटैक कर दूर फेंक दिया। मुझे लगता है उस बच्चे का स्किल इतना भी अच्छा नहीं है और मैं बता दूं कि उसका कल्टीवेशन भी स्टेबल है। तभी पेंगाई बता रहा होता है लेकिन अगर हेड ऑन फाइट होता है तो वह बच्चा मेरा ओपोनेंट नहीं हो सकता है। वहाँ पर कोई में बता रही होती है ठीक है जाओ तुम। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में क्लासरूम का सीन। वहाँ पर जाओ अपने मन में सोच रहा होता है उस बास्टेड की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझे मारा। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त बता रहा होता है क्वीन जाओ आखिर तुम उससे रिवेंज लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो मिंग से, आखिर उसने तुम्हारी हेल्प की थी कल इरेजर को तुम्हारे मुंह से छुड़ाने के लिए, अगर वह ऐसा नहीं करता तो तुम मर सकते थे। वहाँ पर तभी जाओ बता रहा होता है शट अप मैं उससे मारना चाहता हूँ, आखिर तुम्हें पता नहीं है कि मुझे उससे बदला लेना है। और वहाँ पर जाओ बता रहा होता है आखिर यह कैसे हो गया, अचानक से ब्लैक बोर्ड का इरेजर मेरे मुंह के अंदर आ चुका था, मुझे पता नहीं कि यह कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यह चीज मिंग ने किया होगा और उसने यह चीज करने के बाद मेरे गाल पर एक थप्पड़ भी मारा, वह भी पब्लिक के सामने, इसे बुलाया नहीं जा सकता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी आ रहा होता है तभी पीछे से चूड़ाई आती है और बता रही होती है मिंग अपने एमसी उस तरफ देखता है। तभी चूड़ाई बता रही होती है मुझे तो उनसे कहना है कुछ। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर चूड़ाई बता रही होती है तुम यहाँ पर झाओ को सबक क्यों नहीं सिखाते हो और तुम यहाँ पर इसलिए उससे डरते हो क्योंकि उसका ब्रदर काफी पावरफुल है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे नहीं पता कि उसका ब्रदर कितना पावरफुल है और तुम मुझे उसके बारे में बता क्यों रही हो। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं उनसे जैसे फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और साथ में तुम पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पर तभी चूड़ाई बता रही होती है तुम एडमिट क्यों नहीं करते हो कि तुम यहाँ पर झाओ के भाई से डरते हो और तुम उसके खिलाफ कोई भी मूव नहीं चल सकते है ना, और तुम बस ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी गुस्सा नहीं आया है ना। और तभी वहाँ पर चूड़ाई अपने मन में सोच रही होती है फादर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर गलती कर दी कि आपने बताया कि मिंग यहाँ पर काफी पावरफुल है, मुझे लगता है कि मिंग यहाँ पर बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वह कावर्ड है और मुझे यहाँ पर किसी अच्छे मास्टर को खोजना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। अपने एमसी को देखते हैं अपने एमसी आता है क्लास में और देखता है तो फिर से उसका जो डेस्क होता है वह नीचे गिरा होता है और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा होता है। और तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आखिर यह चीज किसने किया। वहाँ पर झाओ बता रहा होता है मैंने एक्सीडेंटली टेबल को नीचे गिरा दिया था और उस ब्लैक बोर्ड पे मैंने ही लिखा। और झाओ बता रहा होता है आप ऐसा क्यों नहीं करते जैसा कि कल आपने उसे बुला दिया था और आपने खुद से ही ब्लैक बोर्ड को इरेज कर दिया था, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना चाहिए इस बार भी। हमें नहीं पता कि आखिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कल किसने लिखा था। तभी अपने एमसी बता रहा होता है कल तुमने जो लेसन सीखा था वह तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है तुमने क्या कहा, क्या तुम सच में इतनी हिम्मत करते हो जो मुझे लेसन सिखा सको। वहाँ पर अपने एमसी उसके पास आने लगता है और वहाँ पर झाओ बता रहा होता है टीचर मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने इतनी स्ट्रेंथ से मुझे अपना एनिमी नहीं बना सकते हैं, आप मुझे मार नहीं सकते हैं। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और टेबल को अपनी
जगह पर ठीक से रख दो और ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड को मिटा दो। और तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, आपने क्या कहा, मैं उस टेबल को फिक्स करूं और उस ब्लैक बोर्ड को इरेज करूं, क्या जोक है। और झाओ हंसने लगता है। झाओ बता रहा होता है, टीचर मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्टूपिड हैं, मैं उसे नहीं करूंगा। तभी अपने एमसी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है तेजी से और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है झाओ के। और झाओ बता रहा होता है, बास्टेड। और उसका दोस्त बता रहा होता है, झाओ क्या तुम ठीक हो। और अपने एमसी बता रहा होता है, जल्दी जाओ और ब्लैक बोर्ड को इरेज करो। तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। और झाओ वहाँ पर टेबल से उछलते हुए अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकरा रही होती है। तभी वहाँ पर झाओ बता रहा होता है, तुम मेरे हाथ को छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है कि यह यंग मास्टर तुम्हें कितने पीस में काट सकता है। तभी अपनी एमसी तेजी से उसके गालों पर और चेहरे पर काफी ज्यादा थप्पड़े मारता है और फिर अपने एमसी एक किक मारकर झाओ को पीछे ढकेल देता है। तभी उसका दोस्त आता है और बता रहा होता है, तुमने झाओ के साथ किया क्या है, तुम्हें पता है उसका बड़ा भाई तुम्हारे साथ क्या करेगा। अगर तुम उसे मारते हो तो उसका बड़ा भाई तुम्हें सीरियसली मार सकता है जान से। तभी अपने एमसी उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और अपने एमसी बता रहा होता है, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो मैंने कहा, जल्दी जाओ और उस डेस्क को अपनी सही जगह पर रखो और साथ में उस ब्लैक बोर्ड को मिटाओ। वहाँ पर वह दोनों कह रहे होते, ठीक है हम जाते हैं और उसे क्लेम करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से चूड आई क्लास में एंटर होती है और बता रही होती है आखिर मिंग ने यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया। और वहाँ पर चूड आई बता रही होती है, क्या सच में मिंग ने झाओ को पीटा है और उसके दोस्तों को। मुझे लगा था कि यह लोग आज भी मिंग का इंसल्ट करेंगे जैसा कि कल किया था। मुझे लगता है यह सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि मैंने मिंग से वहाँ पर कुछ कहा था कुछ समय पहले, इसी के कारण मिंग यहाँ पर ऐसा हुआ है। ऐसा चूडाओ सोच रही होती है। अपने एमसी वहाँ पर जा रहा होता है। तभी चूडाओ बता रही होती है मिंग, और तभी अपने एमसी उसे इग्नोर कर जाने लगता है। चूडाई वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और चूडाई बता रही होती है, मिंग मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें प्रोवोक कर दिया, तुमने यहाँ पर झाओ को पीटा है ना। चूडाओ बता रही होती है, मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, जो वर्ड मैंने बहुत पीछे मुड़कर बता रहा होता है। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर जान जो यंग थे तो वह काफ़ी सेंसेबल पर्सन थे, तुम्हारे जैसा नहीं। और अपने एमसी जाते हुए बता रहा होता है, यहाँ पर यान फैमिली के डिसेंडेंट काफ़ी हमें उसके स्ट्रेंथ के ऊपर कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि वह ग्रीन वुल फादर बता रहे थे, मिस्टर फैन लाओ क्या आप क्वीन साओ के बारे में क्या सोचते हैं। वहाँ पर फैन लाओ बता रहा होता है, क्वीन साओ यह तो काफ़ी फेमस है हमारे सिटी में, मैंने उसे काफ़ी पहले फाइट किया था। और तभी बता रहा होता है, तुम मिंग के चक्कर में क्वीन साओ को क्यों पंगा लेना चाहती हो। और वहाँ पर लाओ बता रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मिंग को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में झाओ से ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर चूडाई के फादर बता रहे होते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मुझे पता है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्वीन साओ से कैसे डील करना है। और वह लाओ वहाँ से चला जाता है। चूडाई के फादर बता रहे होते हैं, फादर आप इतनी आसानी से मर चुके हैं इतने पहले ही, मैं यहाँ पर अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ आपने ऐसा क्यों कहा था कि हमारे यान फैमिली को मिंग की जरूरत है, हमारी जनरेशन को, आखिर उसके पास कौन से सीक्रेट हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद यान फैमिली के यार्ड को, वहाँ पर क्वीन साओ का बड़ा भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक पर्सन को पंच मारकर दूर फेंक देता है। तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है, मास्टर आपकी ब्रदर क्वीन साओ को स्कूल में पीटा गया। वहाँ पर तभी क्वीन झाओ बता रहा होता है आखिर वह कौन था। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है वह एक इंटर्न टीचर है जिसने ऐसा उसके साथ किया। तभी वहाँ पर क्वीन झाओ बता रहा होता है, तुम उस पर्सन का ख्याल रख सकते हो, जाओ और उसे 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न कर आओ। और तभी वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। हम लोग देखते हैं अपने एमसी कहीं पर बस से जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रास नहीं है और बिना स्पिरिचुअल ग्रास से मैं रिफाइन नहीं कर सकता और मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पिरिचुअल हर्ब की जरूरत है। और यहाँ पर फैमिलीज के पास भी स्पिरिचुअल हर्ब नहीं है, कल्टीवेशन के बगैर मेरा कल्टीवेशन रुक सकता है हर्ब के बगैर, इसलिए मैं यहाँ पर माउंटेन पर जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से स्पिरिचुअल ग्रास को ला सकूँ जो कि काफी पुराने होंगे
होंगे और हम लोग देखते हैं उस बस का कोई पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर वही पर्सन आया होता है जो कि क्वीन जाओ के द्वारा भेजा गया होता है और उसका दोस्त बता रहा होता है, ब्रदर ली, आपने जिससे बताया था वह इस बस के अंदर है। और तभी वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है, यह बस माउंटेन पर जा रही है, चलो इसका फॉलो करते हैं। और वह बस जा रही होती है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं अपने इनसे किसी को देखता है, वहाँ पर एक छोटा सा चोर दूसरे आंटी का वहाँ पर पर्स चुरा रहा होता है। तभी अपने इनसे बता रहा होता है, यह तो एक छोटा सा चोर है, मुझे इसे सबक सिखाने की जरूरत है। तभी उसके बगल की एक लेडी उठती है और इसका नाम होता है यांग। यांग बता रही होती है, देखो यहाँ पर एक चोर है। और वहाँ पर वह चोर यांग को देखता है और बता रहा होता है, मुझे यहाँ पर इतनी मेहनत लगती है पैसों को चुराने में और तुम यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। तभी वहाँ पर वह चोर बताता है यांग से, जल्दी करो, तुम्हारी वजह से मुझे काफी लॉस हुआ है, इसलिए पे बैक करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। वह चोर बता रहा होता है, और जिसने भी मुझे देखने की कोशिश की मैं उसे भी मार दूंगा, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे देख कर दिखाओ। ऐसा पूरे बस वाले पर्सन से बता रहा होता है, पैसेंजर से। वहाँ पर सारे पैसेंजर शांत होते हैं। तभी वहाँ पर यांग बता रही होती है, आप लोगों को इस पर्सन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इस बस में काफ़ी सारे लोग हैं, आखिर यह पर्सन दिन दहाड़े चोरी कैसे कर सकता है, चलो बस को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर लेकर चलो। तभी वहाँ पर वह चोर बता रहा होता है, डैम इट, मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया कि तुम यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल हो। और वह पर्सन बता रहा होता है, मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, मुझे यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम खुद से चलोगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँगा तो मैं पर काफी गुस्सा हो जाऊंगा और इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगी। तभी वहाँ पर यांग बता रही होती है, तुम यहाँ पर इतनी भी एरोगेंट मत बनो, तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं। तभी वह चोर बता रहा होता है, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर पर्स चुराया, आखिर कौन है जो कि मेरे खिलाफ हो इस बस के अंदर, जल्दी आओ और बताओ कोई है क्या। और हम लोग देखते हैं तभी दो लोग और आते हैं और बताते हैं, हाँ बताओ कौन हम लोगों को चोरी करते हुए देखा है, जल्दी बताओ। और वहाँ पर पीछे के दो लोग आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, जल्दी बताओ, हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारे बैग्स को चुराए हैं, आखिर किसकी हिम्मत है जो ऐसा कह सके, अगर जिसने भी ऐसा कहने की और हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत करेगा तो वह यहाँ पर सीधा हेड में जाएगा। ऐसा वह लोग बता रहे होते हैं। सारे के सारे पैसेंजर शांति से बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वह चोर बता रहा होता है, आंटी देखो मैंने आपका पर्स चुरा लिया है, क्या आपको कुछ कहना है। और फिर हम लोग देखते हैं वह पर्सन यान की तरफ घूमता है और बता रहा होता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और साथ में मेरे साथ चलना होगा, हम लोग काफी फन करेंगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर यान उससे बता रही होती है, तुम तीनों लोग एक साथ मिले हुए हो और एक ही ग्रुप में हो। और यान की आंखों से थोड़ा थोड़ा आंसू निकल रहा होता है। वहाँ पर वह चोर बता रहा होता है, क्या ख्याल है अगर यहाँ पर कोई भी यह प्रूफ कर सके कि मैंने यहाँ पर चोरी की है। और वह बता रहा होता है, अगर कोई यहाँ पर प्रूफ करता है और टेस्टिफाई करता है कि मैंने यहाँ पर चोरी की है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर जान बता रही होती है, मिस आप इसे क्लोजली देखिए, यह आपका वॉलेट है जो कि इस चोर ने आपसे चुराया है, आप इसे प्रूफ कर सकती हैं कि यह तुम्हारा आप ही का वॉलेट है। तभी वह चोर अपनी जेब से नाइफ निकालता है और बता रहा होता है, इस वॉलेट को तुम अच्छे से देखो, तुम बताओ कि यह तुम्हारा वॉलेट है या नहीं, और तुम यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश मत करना और मुझे गुस्सा मत देना। तभी वह लेडीज बता रही थी, नहीं नहीं यह मेरा वॉलेट नहीं है, मैंने अपना वॉलेट अच्छे से रखा है, मेरा वॉलेट गुमा नहीं है। और तभी वहाँ पर यान बता रही होती है, क्या आप श्योर हैं कि आपका वॉलेट यहाँ पर गुम नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर यान बता रही होती है, मिस आपको अच्छे से देखना चाहिए, आप यहाँ पर इस पर्सन से डरने की कोई जरूरत नहीं। यान बता रही होती है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा रेकलेस हो रही हो, तुम्हें यहाँ पर प्रूफ करना चाहिए था। तभी वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है, मैंने पहले ही कहा था ना कि यह मेरा वॉलेट नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई गलती हुई है, यह मेरा वॉलेट नहीं है और तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम में मत घसीटो। यान बता रही होती है, आपको यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वह चोर आता है और बता रहा होता है, लिटिल सिस्टर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा,
और बख्श दूंगा। और वहाँ पर वह पर्सन आता है और बता रहा होता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वहाँ पर यान डर रही होती है, तभी अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वहाँ पर अपने एमसी उसके तरफ देखने लगता है और काफी तेज से उसका हाथ दबाने लगता है। वहाँ पर वह चोर बता रहा होता है बच्चे तुम्हारी इतनी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे छोड़ो। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम मुझे यहाँ पर काफी डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इस बस से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। वहाँ पर वह चोर बता रहा होता है तुम, और वह चोर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बता रहा होता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा करेज आ चुकी है, लेकिन तुम बिलीव करो या ना करो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक होने वाला होता है, तभी अपने एमसी तेजी से किक मारता है और उसका एक पैर तोड़ देता है और पीछे जाकर गिरता है। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी करने की हिम्मत कर रहे हो और मुझे मारने की भी। और अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर तभी वह चोर बता रहा होता है डैम इट मेरा पैर। और वह चोर अपने दोस्तों से बता रहा होता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी करो और इसे मारो। और उसके सारे दोस्त आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं बच्चे तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। तभी वहाँ पर यान बता रही होती है बिग ब्रदर केयरफुल रहिएगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता है उस चोर के और उसके हाथ को तोड़ देता है और दूसरे चोर को एक किक मारकर साइड कर देता है। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। वहाँ पर वह बता रहा होता है बच्चे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर वह अपने एमसी बता रहा होता है 1 2 3 4 ऐसा अपने एमसी गिनती गिनने लगता है और बता रहा होता है टाइम अप हो चुका है। और अपने एमसी दोबारा से उसे मारने पीटने लगता है और वह लोग बता रहे होते हैं हमें जल्दी करना चाहिए और इस बस से निकलना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें 3 सेकंड और देता हूँ, जल्दी से इस बस से निकल जाओ। वहाँ पर वह लोग बता रहे होते ठीक है हम जा रहे हैं। और वह लोग बता रहे होते बस को पार करो और दरवाजे को ओपन करो, हम जा रहे हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है फिर से टाइम अप हो चुका है और अपने एमसी बताता है टाइम अप हो चुका है। वहाँ पर तभी वह चोर बता रहा होता है ड्राइवर ने यहाँ पर अभी तक डोर को ओपन नहीं किया है तो हम चलती बस से कैसे कूद सकते हैं, हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकते। बिग ब्रदर आपको मेरी लाइफ छोड़नी चाहिए, यह हमारी गलती नहीं है। तभी अपने एमसी तेजी से आता है और उसे पंच मारता है और फिर उन लोगों को दोबारा पीटता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें फिर से 1 सेकंड का चांस देता हूँ, जल्दी से रोल करते हुए नीचे भागो नहीं तो मैं तुम लोग समझ जाना। वहाँ पर तभी वह लोग बता रहे होते बिग ब्रदर आपको ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं, हम लोग जा रहे हैं। और वह लोग जल्दी से डोर को ओपन करते हैं मतलब बस की खिड़की को और वहाँ से वह लोग भागने लगते हैं चलती बस से और वह लोग चलती बस से कूद जाते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से वह लोग आ रहे होते हैं और वह लोग अपनी कार को रोक देते हैं। पीछे से झाव के लोग आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं ब्रदर देखो यहाँ पर 3 लोग उस बस से गिर चुके हैं। वहाँ पर ब्रदरली बता रहा होता है यहाँ पर उस बस के अंदर कुछ तो हुआ है, हमें उस बस का पीछा करते रहना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी उस वॉलेट को उठाता है, तभी पीछे से वह आंटी आती है और बताती है लड़के थैंक यू। और वहाँ पर वह आंटी बता रही होती है यह वॉलेट मेरा है और उन गैंगस्टर ने यह वॉलेट मुझसे छीन लिया था, इसे मुझे लौटा दो। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह तुम्हारा है और अपने एमसी बता रहा होता है आखिर तुम इसे कैसे प्रूफ कर सकती हो कि यह वॉलेट तुम्हारा है, कुछ देर पहले तुमने यहाँ पर कहा था कि यह वॉलेट तुम्हारा नहीं है और इस लड़की ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी तब तुमने इसकी मदद नहीं की और तुमने कहा कि यह वॉलेट तुम्हारा नहीं है, यानी कि यह वॉलेट तुम्हारा नहीं है। तभी वहाँ पर वह लेडी बताने लगती है लड़के तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि मैं उन गैंगस्टर के सामने फाइट करती, जल्दी करो और मेरा वॉलेट लौटा दो नहीं तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी और वह तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी वहाँ पर यान बता रही होती सिस्टर यह अच्छा नहीं है, जब वह चोर थे तो मैंने कहा था कि आपको पुलिस बुलाने की जरूरत है लेकिन आपने वहाँ पर रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बिग ब्रदर हैं जो कि काफी अच्छे हैं और आप इनके खिलाफ यहाँ पर पुलिस बुला रही हैं, यह अच्छा चीज नहीं है और इसे अनरीजनेबल कहा जा सकता है। और तभी वहाँ पर वह आंटी बता रही होती है जल्दी करो और मेरा वॉलेट दे दो। वहाँ पर अपनी एमसी पूछ सकता है कौन सा वॉलेट और तभी वहाँ पर वह लेडी बता रही होती है वह पैसे से भरा बैग मेरे हाथ में दो।
हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है अपनी एमसी से, मैं तुमसे बता रही हूँ जल्दी करो और मेरा वॉलेट मुझे दो, नहीं तो मैं यहाँ पर सिर्फ पुलिस को ही नहीं बुलाऊंगी बल्कि मैं उनसे ये भी कहूंगी कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता ओके यह रहा तुम्हारा वॉलेट। वहाँ पर वह लेडीज खुश हो जाती है अपने मन में और अपने मन में सोचने लगती है मैं उन गैंगस्टर से लड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को डरा कर अपने वॉलेट को अपने पास ले सकूं। तभी वहाँ पर अपना एमसी उस वॉलेट को बाहर फेंक देता है। वहाँ पर वह लेडीज देखकर हैरान होती है और वह वॉलेट डायरेक्ट जाकर लो की कार के ऊपर आकर गिरता है और उसके दो आदमी बता रहे होते हैं ब्रदर लो पहले दो बंदे यहाँ पर गिरे थे और अब दूसरी बार एक वॉलेट यहाँ पर गिरा है। वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है यह तो अच्छी चीज है और ब्रदर ली अपनी कार को रोकता है और उस वॉलेट को अपने पास लेकर रख लेता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ वह आंटी बता रही होती है अपने एमसी से जल्दी करो और मेरा वॉलेट वापस ला कर दो, मैं पहले ही बता दूं कि उसमें 5000 यान थे और तुम्हारी वजह से मेरा पैसे यहाँ पर चले गए, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं है, मैं तो नहीं ब्लेम करूंगी यू बास्टेड। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर शोर मचाने की, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है मैं यहाँ पर आर्ग्यू करूंगी, तुम आखिर कर क्या लोगे बास्टेड, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझे पे बैक करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ जेल के अंदर बिताने पे मजबूर कर दूंगी, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। तभी अपने एमसी उसके कॉलर को पकड़ता है और डायरेक्ट उस लेडीज को कार से बाहर फेंक देता है, मतलब बस से बाहर फेंक देता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ वह पर्सन हैरान होता है, वह लेडीज डायरेक्ट उन दोनों की कार पे आने वाली होती है। वहाँ पर वह जल्दी से कार को दूसरी साइड मोड़ता है और वहाँ पर वह लेडीज नीचे जाकर गिरती है और वहाँ पर वह लोग बात कर रहे होते हैं आज का दिन ही अच्छा नहीं है, यहाँ पर काफी सारे लोग हमारी कार के ऊपर गिरने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं वह लेडीज उठती है और बता रही होती है लिटिल बास्टर्ड मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, तुम रुको मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। और वह लेडीज उठते हुए बता रही होती है मेरा चेस्ट ऑलमोस्ट टूट चुका था, मैं यहाँ पर मरते मरते बची हूँ। तभी वह लेडीज कुछ देखकर हैरान होती है और वह देखती है उन लड़कों को और बता रही होती है हे बॉयज जल्दी करो अभी तुम लोग मेरा वॉलेट मुझे लौटा दो, वह वॉलेट मुझसे बिलोंग करता है। तभी वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है बॉयज सिस्टर ये कौन है और तुम कौन हो, आखिर तुम हो कौन। और तभी वह लेडीज बता रही होती है इससे मैटर नहीं करता है कि मैं कौन हूँ, वह वॉलेट मुझसे बिलोंग करता है इसलिए वह वॉलेट मुझे लौटा दो। वहाँ पर तभी ब्रदर ली बता रहा होता है जल्दी करो और यहाँ से जाओ, वह वॉलेट आसमान से गिरा है और मैंने उसे खोजा इसलिए वह मेरा है, अभी यहाँ से निकलो। तभी वह लेडीज बताने लगती है हे बॉयज तुम लोग कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल बन रहे हो, जल्दी करो और मुझे वह वॉलेट दो। तभी हम लोग देखते हैं ब्रदर ली को गुस्सा आता है और ब्रदर ली उसे एक रैप्टा मारकर दूर फेंक देता है और बताता है तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर ब्रदर ली अपने लोगों से कहता है उसने मुझे काफी परेशान किया है इसलिए तुम दोनों उसे जाकर मारो। हम लोग देखते हैं वह लेडीज के पास वह दोनों जाते हैं और काफी ज्यादा मारने लगती हैं। वह लेडीज हेल्प के लिए बुलाने लगती है। वह बस माउंटेन में पहुंच चुकी होती है और अपना एमसी वहाँ पर उतरता है और बता रहा होता है चलो मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तभी पीछे से यान आती है और बताती है बिग ब्रदर 1 मिनट के लिए रुकिए, और अपने एमसी यान के गले में नेकलेस को देखता है और उसे देखकर अपना एमसी पहचान जाता है। और वहाँ पर यान बता रही होती है बिग ब्रदर थैंक यू आपने जो मेरी मदद की। तभी अपना एमसी उस नेकलेस को देखने लगता है और अपने एमसी देखते हुए बता रहा होता है यह नेकलेस इस लड़की के ऊपर कैसे है। और वहाँ पर यान बता रही होती है यहाँ पर तो काफी सारे हर्बल मेडिसिन इस माउंटेन में मिलते हैं, क्या बिग ब्रदर भी यहाँ पर माउंटेन पे मेडिसिन को कलेक्ट करने आए हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ सही कहा तुमने, मैं भी इसीलिए आया हूँ और मैं क्या पूछ सकता हूँ कि वह जो नेकलेस है वह उसकी ओरिजिन क्या है। तभी वहाँ पर यान बताने लगती यह नेकलेस मेरी ग्रैंडमा द्वारा दी गई है मुझे। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ग्रैंड मदर। और वहाँ पर अपने एमसी फ्लैशबैक में जाता है और बता रहा होता है इसे बीते हुए काफी टाइम हो चुका है, लगभग 50 साल हो चुके हैं। मैं एक बार माउंटेन पे आया था मेडिसिन को गैदर करने के लिए और अचानक मेरे ऊपर एम्बुश हो चुका था 9 टीयर मॉन्स्टर द्वारा और मैं वहाँ पर काफी इंजर्ड हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पर जू फैमिली नाम की एक फैमिली में जाकर रुका था जहाँ पर एक लड़की थी जो कि मुझे हर दिन खाना बनाकर खिलाती थी और वह लड़की काफी काइंड हार्टेड थी। और जब मैं उससे आखिरी बार मिला तो मैंने उसे एक नेकलेस दिया था और मैं वहाँ पर काफी रिकवर हो चुका था, इसलिए उस
फैमिली को छोड़कर चला गया और उसे मैंने एक नेकलेस दिया था और उससे बताया था कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी डिफिकल्टी हो तो तुम उस नेकलेस को लेकर मेरे पास आ सकती हो, और ऐसा तुम अपने डिसेंडेंट से भी कह सकती हो फ्यूचर में। और अपने एमसी प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर यान बता रही होती है बिग ब्रदर क्या कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता नहीं यह नेकलेस। तभी वहाँ पर यान बता रही होती है बिग ब्रदर यह नेकलेस मेरे ग्रैंडमा द्वारा दिया गया है और वह अभी मर चुकी है। ग्रैंडमा ने मुझे कहा था कि यह नेकलेस उन्हें किसी इम्पोर्टेंट पर्सन द्वारा दिया गया था जिसे वह भुला नहीं सकती हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने यह नेकलेस मुझे दिया था और उन्होंने कहा था अगर मैं इस नेकलेस को लेकर रहूंगी तो मुझे यहाँ पर अपना खुद का लव मिल सकता है जो मैं चाहती हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी से सुनकर शॉक हो जाता है और बताता है ग्रैंडमा मतलब तुम्हारी ग्रैंडमा अभी मर चुकी हैं। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है जब मैंने उस टाइम पे उसे यह नेकलेस दिया था और साथ में मैंने उसको एक यानसेन पिल भी दिया था जिस पिल को खाने के बाद सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं और कोई भी पर्सन बिना किसी एक्सीडेंट बिना किसी ऑर्डिनरी डिसीज के 120 ईयर तक जी सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और तभी हम लोग देखते हैं यान बता रही होती है अभी इस टाइम पे जो फैमिली फॉलन कर रही है मतलब नुकसान में है और मेरी मदर और मुझे हमारी फैमिली से निकाल दिया गया है और मेरी मदर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फैमिली में कुछ स्ट्रगल इशू है, लेकिन मुझे सच के बारे में कुछ भी नहीं पता मेरे ग्रैंडमा के डेथ के बारे में। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं देख रहा हूँ लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर माउंटेन पे अकेली क्यों आई हो मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए। तभी वहाँ पर यान बताने रहती है बिग ब्रदर मेरा नाम जो यान है और मैं यहाँ पर यंग नहीं हूँ, मैं अभी कॉलेज में जाने वाली हूँ कुछ टाइम में, ऐसा यान बता रही होती है। वहाँ पर यान बता रही होती है मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को इकट्ठा कर सकूँ। उन्हें काफ़ी सीरियस इलनेस बीमारी हुई है और हम हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मेडिसिन को इकट्ठा करने आए हैं। और वहाँ पर यान बता रही होती है मैं यहाँ पर मेडिसिन को इसीलिए इकट्ठा करने के लिए आई हूँ ताकि मैं जाकर अपनी मॉम को ठीक कर सकूँ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है मेरे पीछे आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जो फैमिली काफ़ी वेल्थी फैमिली थी और उनका पावर ऐसा था कि जैसे कि वह काफ़ी पावरफुल थे और वह यहाँ पर विंड और रैन की तरह थे जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। आखिर उनके फैमिली के साथ हुआ क्या है मुझे पता करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में 3 घंटे के बाद वहाँ पर यान बता रही होती है ब्रदर मीन थैंक्स टू। और वहाँ पर यान बता रही होती है मैंने सारे जो जरूरत के हर्ब थे उसे मैंने इकट्ठा कर लिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे इसे इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुमने जो हर्ब इकट्ठा किए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे मदर को यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह लंग्स से जुड़ी हुई है और इसे कम्प्लीटली क्योर करने के लिए एक और मेडिसिन की ज़रूरत है। और वहाँ पर अपने एमसी किसी मेडिसिन का नाम लेता है। वहाँ पर यान बता रही होती है इस मेडिसिन का नाम तो काफ़ी अजीब है, मैं इस मेडिसिन के नाम भी नहीं ले सकती। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है और यह सिर्फ इस माउंटेन पे मिलता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है तुम मेरे पीछे आओ मैं उस मेडिसिन को तुम्हारे लिए इकट्ठा करता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं पहले ही इस माउंटेन पे आया था तो मैंने इस माउंटेन के अंदर उस फायर मेडिसिन को एक वैली में देखा था और वैली के आसपास काफ़ी ज़्यादा हीट फ्लेम निकल रही थी और उसी फ्लेम इन्वायरमेंट में वह मेडिसिन ग्रो हो सकता है। और अपने एमसी जा रहा होता है तभी कोई उसे रोकता है और उसके सामने ब्रदर ली आ चुका होता है और बता रहा होता है मैं तुम्हारे कब से पीछा कर चुका था, करते करते थक गया, अभी मेरी अपॉर्चुनिटी है, फाइनली तुम मेरे सामने आ चुके हो। और वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है चलो मैं तुम्हें बता दूं मार खाने से पहले तुम नील डाउन होगे या फिर मार खाने के बाद तुम घुटनों के बल आओगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम मेरे लिए मुसीबत पैदा करने क्यों आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। वहाँ पर तभी ब्रदर ली बता रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर किसे प्रोवो कर लिया, क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ पर ब्रदर ली बता रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं और तुम जान सको, केयरफुली सुनना, तुमने यहाँ पर क्वीन झाओ को प्रोवो किया है और उसका बड़ा भाई क्वीन दसाओ, और यहाँ पर उसका नाम बदल चुका होता है और क्वीन दसाओ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है क्वीन झाओ ओके ठीक है जल्दी करो और चलो फाइट करते हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी करना। वहाँ पर ब्रदर
ब्रदर ली गुस्से में आ जाता है और बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसके दोनों चमचे बता रहे होते हैं मुझे लगता है इस जंगल में तुम यहाँ पर काफी ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो, रुको मुझे एक सबक सिखाने दो। और वह बता रहा होता है बिग ब्रदर आपको पीछे रहने की जरूरत है, मैं इसे पीटता हूँ, फिर हम इस लड़की के साथ खेलेंगे। और वहाँ पर वह पर्सन कहता है ब्रदर तुम मेरा पंच टेस्ट करो, और अपनी एमसी के ऊपर पंच मारने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पीछे यान बता रही होती है ब्रदर मिंग आप केयरफुल रहिएगा। वहाँ पर अपने एमसी उसे एक पंच मारकर हवा में उड़ा देता है और वह नीचे आकर गिरता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी करो और तुम लोग एक साथ आओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। वहाँ पर ब्रदरली को गुस्सा आ चुका होता है, ब्रदरली बता रहा होता है तुम यहाँ पर काफ़ी बड़े पागल हो, मैं यहाँ पर 3rd लेवल पर मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम्हें पता भी है कि यह कितना हाई लेवल है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्वीन दशाओं को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेवल 4 पे पहुँचने वाला हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्रदरली अपनी सेट को पाड़कर अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है और बता रहा होता है रुको मैं दिखाता हूँ मार्शल आर्ट का रियल स्ट्रेंथ क्या है। वहाँ पर पीछे ली के दोनों चमचे बता रहे होते हैं मुझे लगता है यह बच्चा अभी फिनिश होने वाला है, बॉस काफ़ी पावरफुल हैं और उन्हें इस शहर में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि वह बच्चा अभी यहाँ पर मरने वाला है और अपनी जान की भीख मांगेगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक कदम पीछे खींचता है और एक पंच लगाकर ली के हाथ पर मारता है, जिससे उसका हाथ का जो हड्डी होता है वह टूट जाता है और ब्रदर ली पीछे जाकर गिरता है, चट्टानों से टकरा जाता है। और इसे देखने के बाद उसके दोनों दोस्त भी डर जाते हैं और वहाँ पर ब्रदरली की हालत कुछ बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है। और तभी वह दोनों अपने एमसी की तरफ देखते हैं, अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ और अपने बॉस से जाकर कह देना कि मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ और वह मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा ना करे, नहीं तो मैं एक दिन आऊँगा और सभी के सभी को निपटा दूंगा हमेशा के लिए। वहाँ पर उसके दोनों दोस्त भागने लगते हैं और अपने एमसी यान को लेकर आगे चला जाता है। कुछ देर बाद वह उस वैली के एंट्रेंस पे आ चुके होती हैं और वहाँ पर यान बता रही होती है ब्रदर मिंग यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग आए हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं चलो चलते हैं। और हम लोग देखते हैं आगे की तरफ एक लेडी होती है, वह बता रही होती है मास्टर माँ। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है मेरे चिल्ड्रन की जो लंग डिसीज है वह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, अभी आपके पास ही है इसका सल्यूशन, आपको जाना होगा और फायर मेडिसिन को लेकर आना होगा मेरे बेटे के लिए। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है आपको यहाँ पर आराम करने की जरूरत है मिस जियांग, आपका बेटा आपके बेटे का जो डिजीज है वह इतना सीरियस नहीं है। और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है मिस जियांग मुझे लगता है कि आप अपने बेटे से काफ़ी प्यार करती हैं, मैं उस फायर मेडिसिन को आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा और उस मेडिसिन के सहारे आपके बेटे का जो डिजीज है उसे ठीक कर लिया जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी आ रहा होता है, वहाँ पर कोई पर्सन उसे रोक लेता है और यह उस पर्सन का डिसेबल होता है और वहाँ पर वह बता रहा होता है यहाँ पर विजिटर नहीं आ सकते हैं, आज के लिए यह बंद है, अभी वापस चले जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी से साइड हटो, मुझे माउंटेन वैली में जाना है और वहाँ से फायर मेडिसिन को लेना है, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ। वहाँ पर वह कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है अगर तुम्हें अच्छे से बोलना नहीं आता है तो साइड हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मास्टर माँ भी उसे देख रहा होता है। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है मास्टर यह पर्सन कौन है। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती इसे देखते हुए लगता है कि यह भी यहाँ पर फायर मेडिसिन को लेने के लिए आया है। वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इसके कल्टीवेशन बेस को देखा जाए तो यह सिर्फ 3rd लेवल पर है, मेरा डिसाइपल उसे आसानी से हरा सकता है। तभी वहाँ पर मास्टर माँ हंसता है और बता रहा होता है रुको मुझे इसकी जरूरत है, मुझे लगता है यह आगे हेल्पलेस पर्सन की तरह आगे एक्सप्लोर करेगा और वहाँ पर कोई भी इसे मदद करने के लिए नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका सहारा लेके हम लोग आसानी से फायर मेडिसिन को पा सकते हैं। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है तो अच्छा है, आपको यहाँ पर उस पर्सन को लेकर जाना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं कि आपको वहाँ पर कई लोग जाएंगे लेकिन आपको उस पर्सन को वहीं पर निपटाना होगा, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। और बता रही होती है आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है डोंट वरी मैडम, मैं इसे समझता हूँ। और मास्टर माँ वहाँ पर आने वाला होता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं मास्टर माँ का डिसाइपल अपनी एमसी को बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े
बड़े वर्ड यूज कर मुझसे बात करने की। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने हो। मैं ग्रीन वुल्फ माउंटेन का डिसाइपल हूँ। और वहाँ पर वह मारने जा रहा होता है और बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम अपने हड्डियाँ तुड़वा कर ही मानोगे, और अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी पीछे से मास्टर माँ आता है और बता रहा होता है 1 मिनट के लिए रुको। और वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इस लिटिल ब्रदर को अगर यहाँ पर जाना है इस वैली में तो इसे जाने दो। और बता रहा होता है लिटिल ब्रदर क्या तुम्हें पता है कि रिसेंटली यहाँ पर इस वैली में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारा कहीं पर भी लाइफ खतरे में पड़ जाए तो क्या करोगे। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे मैं देख लूँगा। वहाँ पर मास्टर माँ इस आंसर को सुनकर शॉक होता है और तभी वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ और हमारे साथ चलो, ऐसा बता रहा होता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है, फिर अपने एमसी पीछे यान की तरफ देखता है और बता रहा होता है तुम मेरा बाहर इंतजार करो। वहाँ पर यान उसका हाथ पकड़ती है और बता रही थी ब्रदर मिंग मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर फायर मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। तभी अपना एमसी बता रहा होता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ। और अपने एमसी उसके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वह लोग एक लावा से भरे हुए लेक के पास आ चुके होते हैं और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है तुम्हें इसके ऊपर चढ़ते हुए जाना है, तुम्हें जो इसके बीच में एक स्मॉल आइलैंड दिख रहा है ना उसी के ऊपर फायर मेडिसिन उगता है और हमें यह जो स्टोन से बने हुए रास्ते हैं इसके ऊपर चलते हुए जाना है। यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम सबसे पहले आगे के 50 स्टेप चलो, आगे तुम बढ़ो फिर हम लोग पीछे पीछे आते हैं, ऐसा मास्टर माँ बता रहा होता है। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है ठीक है, और अपने एमसी उन स्टोन के ऊपर जंप करते हुए जाने लगता है। उसका डिसेबल आता है और बता रहा होता है मास्टर यह पर्सन काफी ज्यादा बेवकूफ है, यह पहले ही चला जा चुका है और यहाँ पर जब यह आगे चलता हुआ जाएगा तो यहाँ पर अर्थ फ्लेम बीस्ट होगा जो कि इसे खा सकता है। और मुझे लगता है कि यह आगे जब चलता हुआ जाएगा तो यहाँ पर हमारे लिए एक पाथ बना जाएगा जिस पे चलते हुए हम लोग आसानी से पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों को अर्थ फ्लेम बीस्ट से कोई खतरा नहीं होगा। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है यह किड हमारे लिए काफी ज्यादा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा है, यह हमारे लिए अच्छा होगा। वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है यह किड अभी 3rd लेवल के वॉरियर पे ही है, यह इतनी आसानी से उस फ्लेम बीस्ट को नहीं हरा पाएगा। वहाँ पर हम लोग देखते हैं मास्टर माँ बता रहा होता है यह पर्सन खुद से ही अपने फेट लिख रहा है, यह इसकी खुद की किस्मत है, यह खुद को ही ब्लेम करना चाहिए, यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी जा रहा होता है, तभी वहाँ पर फ्लेम बीस्ट आ जाता है। अपने एमसी उसे देखता है और उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाता है जंप करते हुए, और अपने एमसी एक स्टोन पर जाकर रुकता है बीच रास्ते में और बता रहा होता है यहाँ पर 50 स्टेप हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। वहाँ पर तभी दोनों डिसाइपल बात करने लगते हैं यह कैसे हो सकता है, यहाँ पर अर्थ बीस्ट यहाँ पर अपीयर क्यों नहीं हुआ है, मुझे लगता है यह बच्चा काफी लकी है। तभी दूसरा पर्सन बता रहा होता है यह कैसे हो सकता है, उसी के ऊपर अर्थ बीस्ट अटैक करना चाहिए था। वहाँ पर पीछे मास्टर बता रहा होता है मुझे लगता है कि अभी जो अर्थ बीस्ट है वह सो रहा है, यह हमारे लिए अच्छा चांस है, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर दोनों डिसाइपल बता रहे होते ठीक है। वहाँ पर दोनों डिसाइपल आते हैं और बता रहे होते हैं बच्चे तुम आगे चलो, यहाँ पर कोई भी डेंजरस नहीं है इसलिए तुम धीरे धीरे चल सकते हो और तुम साइड हट जाओ, मैं दिखाता हूँ कि इन सभी रास्तों को कैसे पार करना है। तुम एक बूढ़े पर्सन की तरह इस रास्ते को पार कर रहे हो और वह पर्सन अपनी एमसी से आगे निकलने जा रहा होता है। तभी अचानक से अर्थ बीस्ट उसके सामने अपीयर होता है और वह पर्सन डर जाता है और वह उस पर्सन को वह अर्थ बीस्ट निगलने लगता है और वह हेल्प मांगता है अपने मास्टर से। उसका मास्टर बता रहा होता है इविल बीस्ट तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अटैक कर देता है इविल बीस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर देर हो चुकी होती है और वह जो अर्थ बीस्ट होता है दूसरे डिसाइपल को निगल जाता है और बता रहा होता है वह डिसाइपल हेल्प करो मास्टर। और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है नहीं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका है हर चीज के लिए, इस लेक का जो टेम्परेचर है वह काफी हाई है, उसे बचाया नहीं जा सकता। यहाँ पर अर्थ बीस्ट ने तो एक डिसाइपल को निगल लिया है और हमारे पास कोई भी चांस नहीं है सरवाइव करने का, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकलो। और वह लोग यहाँ से निकलने जा रहे होते तभी दूसरा डिसाइपल अपनी एमसी को देखते हुए बता रहा होता है यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर सेंगलोंग यहाँ पर मारा जा चुका है, यह सिर्फ तुम्हारी गलती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा ब्रदर कैसे मर सकता है, वह सारी चीजें उसकी खुद की गलती थी,
नहीं और वह खुद की वजह से मरा है। तभी वहाँ पर वह डिसाइपल अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बता रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें मारकर मैं अपना रिवेंज लूंगा अपने ब्रदर का इज्जत का। और तभी वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है तुम एक सेकंड के लिए रुको और उसका मास्टर उसे रोकते हुए बता रहा होता है यह प्लेस अभी भी सेफ नहीं है, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे पहले इस लेक को क्रॉस करो। वहाँ पर उसका डिसाइपल बता रहा होता है ठीक है, और वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है चलो हम इसे आगे संभाल लेंगे। और हम लोग देखते हैं वह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उस लेक को पार कर उस आइलैंड पे आ चुके होते हैं। और वहाँ पर वह डिसाइपल हैरान होता है और वह डिसाइपल देखता है तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर के माउंटेन होता है और बता रहा होता है मास्टर देखिए मुझे लगता है कि जो फायर मेडिसिन है उस माउंटेन के ऊपर है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो फायर मेडिसिन है वह भी होता है। वहाँ पर उसका मास्टर बता रहा होता है हाँ वहाँ पर एक फायर मेडिसिन भी है और वह काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, हम काफ़ी लकी हैं। और वहाँ पर तभी मास्टर बता रहा होता है अभी यहाँ पर जैन फैमिली काफ़ी खुश हो जाएगी और वहाँ के जो लॉर्ड हैं वह हमारे माउंटेन को काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड देंगे। और वहाँ पर तभी जो मास्टर होता है वह कुछ सोचकर शॉक होता है और पीछे देखते हुए बता रहा होता है बच्चे तुम काफ़ी सेंसिबल हो, अब जल्दी करो और यहाँ से लौट जाओ। अगर तुम यहाँ पर उस फायर मेडिसिन को लेने के लिए कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से मार दूंगा। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और तभी अपना एमसी बता रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कुछ तो गलत है उस पत्थर के साथ। वहाँ पर तभी वह मास्टर बता रहा होता है क्या? तभी हम लोग देखते हैं उसका डिसेंडेंट बता रहा होता है तुम मुझे यहाँ पर हंसा रहे हो मरने से पहले, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर डर चुके हो क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वह बता रहा होता है यह डर ही है और डर के कारण तुम एक स्टोन को यहाँ पर कुछ और चीजें बताने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो कि इस चीज से खतरा है। और तभी वह पर्सन उस स्टोन को टच करते हुए बता रहा होता है हाँ यह सिर्फ एक स्टोन का पीस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो। और यहाँ पर वह बता रहा होता है लेकिन बच्चे तुम यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, अगर मास्टर और मैं यहाँ पर साथ में हैं तो तुम यहाँ पर आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी हम लोग देखते हैं उस स्टोन से हलचल होने लगती है और वहाँ पर प्रिंसी और उसका मास्टर भी देखता है तो उस स्टोन के ऊपर एक जो ग्रीन कलर का होता है वह माउंटेन नहीं बल्कि एक स्नेक होता है। और वहाँ पर वह नीचे डिसाइपल बता रहा होता है मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे फायर मेडिसिन को लेना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने माउंटेन पे लेकर जाऊंगा और तुम मेरे जिंदगी भर के लिए स्लेव बनोगे और मुझे सर्व करोगे। तभी उसका मास्टर बता रहा होता है अपने मन में यह तो थर्ड ऑर्डर का मास्टर है और बताता है डिसाइपल जल्दी करो और वहाँ से हटो, वहाँ से भागो। तभी उसका डिसाइपल पीछे मुड़ते हुए बता रहा होता है मास्टर यहाँ पर क्या हुआ है, आपके एक्सप्रेशन इतने अचानक से बदल कैसे गए। वहाँ पर तभी पीछे मुड़कर देखता है तो वह स्नेक उसके सामने होता है और वहाँ पर वह हेल्प के लिए बुलाता है मास्टर को और वह स्नेक उसके डिसेंडेंट पे अटैक कर उसे निगल लेता है। और वहाँ पर अपने एमसी और मास्टर दोनों देखने रहे होते हैं, वह स्नेक उसके डिसाइपल को जिंदा ही निगल जाता है। और वहाँ पर उसका मास्टर अपने मन में बता रहा होता है यह तो अच्छा नहीं है। हम लोग देखते हैं जो फायर मेडिसिन होती है वह उस स्नेक के सीधा सर पे ही होती है। और वहाँ पर इस चीज को देखकर वहाँ पर उसका मास्टर काफी डर रहा होता है, उसका मास्टर वहाँ से भागने लगता है और उसका मास्टर देखते हुए अपनी एमसी की तरफ आ रहा होता है और बता रहा होता है तुम तो ट्रैश हो लेकिन तुम यहाँ डर क्यों नहीं रहे हो। और वह स्नेक मास्टर माँ के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बता रहा होता है इस स्नेक की स्पीड काफी फास्ट है, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से आसानी से बचकर भाग नहीं सकूंगा। और वहाँ पर मास्टर माँ रुकता है और बता रहा होता है अपनी एमसी से यह सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम खुद को ही ब्लेम करना और मुझे नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली है। और वहाँ पर मास्टर माँ बता रहा होता है इस टाइम पे मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और मास्टर माँ अपनी एमसी का कॉलर पकड़ता है और उठाकर फेंकने की कोशिश करता है और अपनी एमसी वहाँ पर से टच से मस्त हिलता भी नहीं है। मास्टर माँ इसे देखकर हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस बच्चे को मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पर मास्टर माँ अपने एमसी को छोड़ता है और बता रहा होता है बच्चे तुम्हारे साथ क्या गलत है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम्हारी हवा निकल गई। और अपने एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और खींचते हुए उस स्नेक की तरफ जाने लगता है। मास्टर माँ छुड़ाने की कोशिश करता है और बता रहा होता है बच्चे तू मुझे छोड़ दे। और अपने एमसी उठाकर उस मास्टर माँ को स्नेक की तरफ फेंक देता है। और वहाँ पर स्नेक भी मास्टर माँ को आते हुए देखता है तो डायरेक्ट मुंह खोलता है और मास्टर माँ को वहाँ पर कच्चा निकल जाता है और चबाता है और उसके मुंह से खून निकलने
निकलने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह तो 3rd ईयर का डीमन बीस्ट है, यह मुझे काफी परेशान करने वाला है। अपने एमसी अपने हाथों को फुटकाता है और आमने सामने स्नेक और एमसी होते हैं। अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और डायरेक्ट स्नेक के सर पे अटैक करता है और एक ही अटैक में स्नेक के मुंह से खून निकल जाती है। अपने एमसी डायरेक्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी इनहेंस करता है और एक पंच लगाकर उसके सर पर मारता है और बता रहा होता है मैं यहाँ पर 99,943 लेवल पर हूँ रिफाइनमेंट स्टेज के। और अपने एमसी एक जोरदार उसके सर पर अटैक करता है जिससे उस स्नेक का सीधा सर ब्लास्ट हो चुका होता है और आगे बढ़ जाता है। वह स्नेक वहाँ पर पीछे मर चुका होता है। अपने एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उसके पास जाता है और वह जो फायर मेडिसिन होती है उसके ऊपर से निकाल लेता है और बता रहा होता है यह 3rd रैंक का डीमन बीस्ट है जो कि इस मेडिसिन को गार्ड कर रहा था। और अपने एमसी बता रहा होता है इस मेडिसिन जो है इवॉल्व होकर एक स्पिरिचुअल हर्ब बन चुकी है जो कि डिजीज को भी ठीक कर सकती है, बीमारियों को भी ठीक कर सकती है और साथ में मैं इसका पिल बना सकता हूँ जो मेरी कल्टीवेशन में फायदा देगा। और अपनी एमसी कुछ चीजें देखकर हैरान होता है। हम लोग देखते हैं उस स्नेक के पीठ पे कुछ और भी चीजें होती हैं। अपने एमसी उसे देखता है और बता रहा होता है यह क्या है। एमसी उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी अपने एमसी उस चीज को निकालता है। वहाँ पर एक स्टोन का बॉक्स होता है जिसके अंदर एक प्रोबलिंग लेंस होती है जो कि काफी वीक होती है। अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस बॉक्स को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। एमसी बता रहा होता है मैंने अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं यूज किया है, इस कारण इस स्टोन बॉक्स को कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी पूरी पावर यूज करता तो यह जो प्रोविजनेंस की बॉक्स है वह डिस्ट्रॉय हो सकती थी और मुझे लगता है यह जो बॉक्स है वह दाविश कल्टीवेटर द्वारा यहाँ पर रखी गई होगी। यहाँ पर काफी साल हो चुके हैं लेकिन मैं इसे धीरे धीरे रिफाइन कर लूंगा और इसे जान लूंगा। मुझे यहाँ पर वायलेंस करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर का जो चीज है वह डिस्ट्रॉय हो सकता है। एमसी बता रहा होता है अगला स्टेप है कि मैं इस स्नेक के जो और भी चीजें हैं उसे इकट्ठा कर लूँ। अपने एमसी उसके स्नेक के पास जाता है और अपने हाथों से उस स्नेक के ऊपर कट लगाता है और उसके वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह इनर डैन की जो एनर्जी एसेंस है वह 3rd रैंक की डीमन बीस्ट की है जिसे मुझे अपनी लाइफ में आज ऐसे ही कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। इसे कल्टीवेट करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और यह काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। पिछली बार मुझे कल्टीवेट करने के लिए एक सीक्रेट प्लेस खोजना पड़ा था। और अपने एमसी जाते हुए बता रहा होता है उस इनर डैन एनर्जी पिल के बारे में और उसे कैसे कल्टीवेट करना है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद माउंटेन के एंट्रेंस पे वहाँ पर ज्ञान खड़ी होती है और यान बता रही होती है अभी तक ब्रदर मिंग यहाँ पर आए क्यों नहीं। पीछे से मिस जियांग आती है और बता रही होती है यंग लेडी तुम मेरी एडवाइस सुनो, तुम्हें उस बच्चे का इंतजार नहीं करना चाहिए, वह बाहर नहीं आएगा। तभी यान बता रही होती है इम्पॉसिबल, ब्रदर मिंग डेफिनेटली बाहर आएंगे। वहाँ पर तभी मिस जियांग बता रही होती है वह बाहर आएगा, तुम्हें पता भी है कि वह प्लेस कितना डेंजरस है। यहाँ पर जो ग्रीन माउंटेन के हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट थे वह तीनों लोग गए हैं और उनकी एबिलिटी और उस बच्चे की एबिलिटी से ज्यादा नहीं है और तुम्हें यहाँ पर आसमान और अर्थ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके सर्वाइवल रेट काफी कम है, वह नहीं आ सकता है जिंदा बचकर। तभी अपने एमसी पीछे से आता है और बताता है मैं आ गया। वहाँ पर वह दोनों शॉक होते हैं और अपनी एमसी को देख रहे होते हैं। अपनी एमसी वहाँ पर फायर मेडिसिन को लेकर आ रहा होता है और वहाँ पर जैन आती है और बता रही थी ग्रेट ब्रदर मिंग मुझे पता था कि आप ठीक होंगे। और तभी पीछे से वहाँ पर मिस जियांग पूछ रही होती है बच्चे तुम बाहर कैसे आ गए और मास्टर माँ कहाँ पर है। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है वह मारे जा चुके हैं। वहाँ पर मिस जियांग शॉक होती हैं और बताती हैं मर चुका है लेकिन कैसे। वहाँ पर अपनी एमसी जानने लगता है। तभी पीछे से मिस जियांग रुकती है और बताती है तुम एक सेकंड के लिए यहीं पर रुको। और अपने एमसी बता रहा होता है क्या गलत है। और वहाँ पर मिस जियांग बता रही होती है मास्टर माँ वह कैसे मरे और तुम वहाँ से कैसे बचकर निकले हो, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो, सभी चीजें मुझे क्लियर करो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं तुम्हें क्लियर क्यों करूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ। वहाँ पर तभी मिस जियांग बता रही होती है अपने गार्ड से इसे चारों तरफ से घेर लो और सारे गार्ड्स अपनी एमसी और यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और मिस जियांग बता रहे होते हैं बच्चे तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वह लोग जिंदा है या नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर फायर मेडिसिन को यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी वहाँ पर मिस जियांग बता रही होती है क्योंकि मेरे पास गन है और गन के अंदर बुलेट भी। और मिस जियांग बता रही होती है यंग बच्चे मुझे पता है कि तुम
तुम्हारे पास कुछ स्किल है, लेकिन गन के सामने तुम्हारी पावर यहाँ पर नहीं चल पाएगी। तभी मिस यांग बता रही थी, ब्रदर मिंग मुझे यहाँ पर फायर मेडिसिन नहीं चाहिए, आपको इन लोगों को यह मेडिसिन दे देना चाहिए। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, हमने किसी भी पर्सन से कोई भी चीजें छीनी नहीं है और ना ही कोई और पर्सन मुझसे कोई चीज छीन सकता है। तभी वहाँ पर मिस जियांग बताती है, तुम्हारा तुमको देखते हुए लगता है कि तुम कोई सिंपल पर्सन नहीं हो। तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है रुकने के लिए, और इसकी आवाज सुनकर मिंग, यान और मिस्टर जियांग तीनों शॉक होते हैं। और मिस जियांग पूछ रही होती है, अब यहाँ पर कौन आ गया। वहाँ पर फेंग लाओ होता है और फेंग लाओ बता रहा होता है, मेरा नाम फेंग लाओ है और मुझे मास्टर यान फैमिली के मास्टर द्वारा और उनके प्रैक्टियंस द्वारा बेचा गया है डिटेल ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फेंग लाओ बता रहा होता है, इसलिए तुम उन्हें यहाँ पर आसानी से जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फेंग लाओ अपने मन में सोच रहा होता है, मैं पूरे टाइम मिंग का पीछा कर रहा था और अभी मेरा टाइम आया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा एक्शन कर सकता हूँ, ताकि मैं वहाँ पर मास्टर यान को जाकर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि मैंने यहाँ पर काम किया है या नहीं। तभी अपने एमसी एक स्माइल करता है और बता रहा होता है, यह तुम हो जो मुझे सारे टाइम फॉलो करते हुए आए हो और मुझे अच्छे से पता था कि यह यांग फैमिली के प्रैक्टिस द्वारा तुम्हें बेचा गया है। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर फेंग लाओ शॉक होता है और फेंग लाओ बता रहा होता है, तुम्हें क्या सच में पता था कि मैं तुम्हारा फॉलो कर रहा था। और यान फेंग लाओ अपने एमसी को देख रहा होता है और बता रहा होता है अपने मन में, इस बच्चे को देखते हुए लगता है कि यह 3rd लेवल के मार्शल आर्ट पे है, लेकिन मैं तो 5th लेवल पे के मार्शल आर्ट पर हूँ, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता चला और इसने मुझे कैसे खोजा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, आप अपने मास्टर से जाकर कहिएगा कि मुझे उनकी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं और उनके काइंडनेस के लिए शुक्रिया। और अपने एमसी बता रहा होता है यान से, चलो चलते हैं। और तभी पीछे से मिस जियान बता रही होती है फेंग लाओ से, फेंग लाओ मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो यान फैमिली की स्ट्रेंथ है वह साउथ आइलैंड पे अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी चैन फैमिली भी यहाँ पर वीक नहीं है और तुम उस बच्चे को अभी के टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हो, लेकिन लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वहाँ पर फेंग लाओ बता रहा होता है, मिस जियांग आपको मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर बस ड्यूटी निभा रहा हूँ, ऐसा फेंग लाओ बता रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वह लोग बस स्टेशन से शहर में आ जाती हैं और वहाँ पर यान बता रही होती है, ब्रदर मिंग थैंक यू टुडे, अगर आप नहीं होते तो मैं इन सभी हर्ब को कलेक्ट नहीं कर पाती हैं और आपके वजह से मुझे एक प्रीशियस फायर लिंग यूजिंग हर्ब भी मिला है और इस हर्ब का नाम फायर मेडिसिन होता है वही। और वहाँ पर यान बता रही होती है, जब मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको हमारे घर पर विजिट करने के लिए इन्वाइट करूंगी। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, चलो आज ही चलते हैं और मैं तुम्हारी मदर को खुद से ही देख लूंगा। और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जो हर्ब है और जो हर्ब यान ने इकट्ठा किया है वह हर्ब काफी अच्छे मेडिसिन है और यहाँ पर लंग के डिजीज को आसानी से ठीक कर देंगे, मुझे उन्हें जाकर देखना चाहिए एक नजर। और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके घर के पास आ चुका होता है। अपने एमसी उस बिल्डिंग को देखता है और बता रहा होता है, इस बिल्डिंग की हालत इतनी अच्छी नहीं है, क्या सच में इसकी मॉम और यहाँ पर यान इस घर में रह रहे हैं। और हम लोग देखते हैं वह लोग अपने घर के डोर के सामने आ चुके होते हैं और वहाँ पर यान घर के अंदर आती है और बता रही थी, मॉम मैं वापस आ गई। और वहाँ पर यान बता रही होती है, मॉम क्या आपको अच्छा फील हो रहा है। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है, हाँ ठीक है। वहाँ पर उसकी मॉम पूछती है यान से, यान यह कौन है। वहाँ पर यान बता रही होती है, मॉम इसका नाम विंग है और यह काफ़ी अच्छा है, इसने बुरे लड़कों से ही मेरी प्रोटेक्शन नहीं की है बल्कि इसने मेरी मदद की है हर्ब को इकट्ठा करने में और इसकी वजह से मुझे फायर मेडिसिन भी मिल चुका है जो कि काफ़ी प्रीशियस होता है। और ब्रदर ने मुझे बताया था कि इस हर्ब को किसी सी लंग डिजीज में यूज करने से वह पर्सन आसानी से ठीक हो जाएगा और वह हील हो जाएगा। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही थी, सच में यह जो लंग की डिजीज है उससे काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही हूँ और इसे 10 साल हो चुके हैं, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि यह बीमारी ठीक भी हो सकती है। मास्टर चैन भी ने कहा था कि इसे स्लो किया जा सकता है बल्कि ठीक नहीं। तभी हम लोग देखते हैं दरवाजे पर नॉक होता है, वहाँ पर यान दरवाजे को ओपन करती है और वहाँ पर मास्टर चैन आ चुका होता है और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है, क्या है जो मैंने हर्ब तुमसे कहे थे, क्या तुमने वह सारे हर्ब कलेक्ट कर लिए हैं। वहाँ पर यान बता रही होती है, हाँ। यान बता रही होती है, आपके अकॉर्डिंग मैंने सारे हर्ब इकट्ठा कर लिया है और साथ में मैंने फायर लूजी एक प्रीशियस हर्ब को भी इकट्ठा कर लिया है। मास्टर यान इसे सुनकर शॉक हो जाता है और
बता रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब फायर लिंग यूजी। और वहाँ पर मास्टर यान तेजी से जाता है और उस हर्ब को देखते हुए बता रहा होता है यह तो लेजेंडरी फायर यूजी हर्ब है। और वहाँ पर अपने एमसी से देखकर समझ जाता है कि यह किस टाइप का पर्सन है। और वहाँ पर तभी यान बता रही होती है मास्टर चैन यह फायर लिंग यूजी है। मुझे लगता है कि इस हर्ब को अगर मेरी मॉम को दिया जाएगा उसके बीमारी में तो वह आसानी से क्योर हो जाएंगी, मतलब ठीक हो जाएंगी। और वहाँ पर यान बता रही होती है तो आपको इसे जल्दी से जल्दी मेरी मॉम को देकर ठीक करना चाहिए। वहाँ पर तभी मास्टर चैन बता रहा होता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हारी मॉम की बीमारी यहाँ पर ठीक हो सकती है? तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी मॉम की बीमारी इतनी आसानी से ठीक हो जाएगी? मुझे पता है। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम इस हर्ब को अपनी मॉम को दोगी तो यह डायरेक्ट अपोजिट वर्क करेगा और तुम्हारी मॉम यहाँ पर मर सकती है और उनकी लाइफ चली जा सकती है। और तभी वहाँ पर जान बता रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मेडिसिन को देखा जाए और मेडिसिन के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो थ्योरी के मुताबिक फायर लिंग यूजी जो कि मेरी मॉम के डिजीज के लिए काफी अच्छा होगा। तभी वहाँ पर मास्टर चैन गुस्सा करते हुए बता रहा होता है तुमसे कितनी कहा मुझसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही क्वेश्चन पूछती रहोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को कभी भी ठीक नहीं करूंगा और तुम्हारी मॉम घर में रहते रहते मर जाएंगी। तभी वहाँ पर यान घबरा जाती है और बताती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है मास्टर चैन आपको यहाँ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, यान अभी भी यंग है और उसका यह मतलब नहीं था। वहाँ पर तभी मास्टर यान बता रहा होता है इसे देखने दो और मैं बता दूं कि तुम्हें ऐसी मेडिसिन को आसानी से नहीं देना चाहिए और इस मेडिसिन को उन्हें देने के लिए अवॉइड करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मास्टर यान बता रहा होता है मैं इस मेडिसिन को खुद ले रहा हूँ और यह मेडिसिन मैं अपनी फीस के तौर पर ले रहा हूँ, ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है यान से। वहाँ पर यान बता रही थी मास्टर चैन मेरा जो स्टूडेंट लोन है वह जल्दी मुझे मिलने वाला है और मैं उसे मिलते ही आपको पैसे दे दूंगी। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है स्टूडेंट लोन क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी रिच और फेमस पर्सन को ट्रीट करता हूँ तो वह मुझे लेने के लिए एक लग्जूरियस कार बेचते हैं और ब्यूटीफुल लड़कियाँ मेरे लिए वेट करती हैं और वह मेरी फीस के तौर पर वह मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम मुझे पे बैक कर सको? वहाँ पर यान कहती है नहीं ये। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है और बताओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है और साथ में मैं अपनी फीस के तौर पे तुम्हारे गले में जो नेकलेस है मैं उसे भी चाहता हूँ और यह भी एक फीस के तौर पर दिया जाएगा। वहाँ पर यान घबराती है और बता रही होती नेकलेस यह मेरी लेगेसी है जो कि मेरे ग्रैंडमदर द्वारा मुझे दी गई है, इसलिए आप इसे नहीं ले सकते हैं मास्टर चैन। वहाँ पर तभी मास्टर चैन बता रहा होता है तुम नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो, यहाँ पर गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले तुम अपनी मॉम की लाइफ को बचाओ। अगर तुम ऐसा यह नेकलेस मुझे नहीं देती हो तो मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सकूंगा और मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? और ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है। तभी वहाँ पर यान बता रही होती ठीक है जब तक मेरी मॉम है और मेरी मॉम की डिजीज ठीक हो जाती है तो मैं सब सारी चीज़ें आपको दे सकती हूँ। और वहाँ पर नेकलेस निकाल कर उस मास्टर चैन को देने जा रही होती है और मास्टर चैन बता रहा होता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो। और वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है तुम काफ़ी लकी हो और मास्टर चैन उस नेकलेस को ले लेता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बुड्ढे तुम्हारा जो नाटक था वह खत्म हुआ। और वहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए मास्टर चैन बता रहा होता है आखिर यह पर्सन कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और मास्टर चैन अपनी एमसी की तरफ जा रहा होता है और बता रहा होता है जल्दी से गुड्डू के बुलाओ और मुझसे माफी मांगो। और मास्टर चैन बता रहा होता है नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अपना एमसी उसकी उंगलियों को पकड़ता है और तोड़ देता है और मास्टर चैन को जमीन पर लाता है। अपने एमसी उसे देख रहा होता है। मास्टर चैन अपने हाथों को पकड़ते हुए बता रहा होता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं सेकंड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और वहाँ पर मास्टर चैन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। अपने एमसी उसे देखता है और एक रैप्टा मारता है उसके चेहरे पर, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, पीछे जाकर गिरता है और अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता है मास्टर चैन तुमने मुझे मारा, रुको मैं बता दूं कि तुम मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास अच्छे खासे कुंफू के टेक्निक होंगे। मास्टर चैन बता रहा होता है लेकिन बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिसबिहेव करने की? तुमने यहाँ पर काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं साउथ आइलैंड पे कितना फेमस हूँ। मेरे एक इशारे से यहाँ पर लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़ जाएंगे और तुम सॉरली यहाँ पर मरने वाले हो। और मास्टर चैन वहाँ पर ध्यान से बता रहे होते और तुम्हारे होते हुए इस ब्रेक ने मुझे मारने की कोशिश की और मुझसे रूड बिहेवियर करने की कोशिश की। और मास्टर चैन बता
बता रहा होता है तुम्हारी मॉम की डिजीज यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता है, तुम्हारी मॉम ऐसे ही मर जाएंगी। तभी वहाँ पर यान की मॉम बता रही होती है मिंग मास्टर चैन काफी पावरफुल पर्सन है इस आइलैंड में और उनका एक यंगर ब्रदर है जो कि अंडरग्राउंड एरिया को संभालता है साउथ आइलैंड सिटी में। तभी अपना एमसी बता रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको पहले ठीक करता हूँ। यान की मॉम बता रही होती है मुझे अपनी बीमारी के लेकर कोई भी चिंता नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो बीमारी है वह काफ़ी पुरानी है और सबसे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मास्टर चैन के लोग यहाँ पर आएंगे और तुम्हें भी इस प्रॉब्लम में घसीट लेंगे। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी किस्मत है कि मैं आपको ठीक करने वाला हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है जल्दी कीजिए और अपना हाथ मुझे दिखाइए, मैं आपके पल्स को चेक करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से यान बता रही होती मॉम आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जो ब्रदर मिंग है वह आपको ठीक कर सकती हैं, मैं इनके ऊपर बिलीव करती हूँ, यह काफ़ी अच्छे पर्सन है। वहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती ठीक है और अपने एमसी उसके पल्स को चेक कर रहा होता है। वहाँ पर पीछे मास्टर चैन इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। मास्टर चैन बता रहा होता है तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे कि तुम यहाँ पर उसके डिजीज को ठीक कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं कि इस डिजीज को केवल मास्टर के अलावा कोई भी चेक नहीं कर सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे पता है कि यह जर्नल कंडीशन ऑफ डिजीज है। और अपने एमसी बता रहा होता है यान से जल्दी जाओ और एक आइस क्यूब को लेकर आओ घर में से। वहाँ पर जान बता रही होती ठीक है और वहाँ पर मास्टर चैन अपने मन में सोच रहा होता है आइस क्यूब आखिर यह बच्चा इसके साथ क्या करने वाला है। कुछ देर बाद आइस क्यूब आ जाती है, अपने एमसी उसे लेता है और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है और फिर अपने एमसी उस फायर मेडिसिन का एक टुकड़ा लेता है और उसे अपने हाथों से मसल कर उस आइस क्यूब के ऊपर डालता है। और वहाँ पर मास्टर चैन इन सभी चीज़ों को देखते हुए बता रहा होता है मैंने अपनी आधी लाइफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करने में गवा दी, लेकिन मैंने ऐसे किसी को ठीक होते हुए नहीं देखा है, क्या कहीं ये बच्चा उस पर्सन को मार ना दे। और अपने एमसी जाता है और बता रहा होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा फायर एट्रीब्यूट हैं, इसलिए आपको इसे धीरे धीरे खाना चाहिए और यह आपके डिजीज को डायरेक्टली ठीक कर सकता है। और अपने एमसी बता रहा होता है इसमें जो फायर मेडिसिन के कुछ हार्म है और आपको इसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, यह आपके लंग्स को धीरे धीरे ठीक कर देगा। और वहाँ पर यान की मॉम उस आइस क्यूब को लेती हैं और निकल जाती हैं। और वहाँ पर पीछे से यान बता रही थी मॉम क्या आपको अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बता रही थी यान मुझे अभी सीने में कभी भी दर्द नहीं हो रहा है और मेरा सीना हल्का फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे जो लंग्स की डिजीज है वह ठीक हो रही है और यह मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। तभी इस सभी बातों को सुनने के बाद मास्टर चैन हैरान होता है और बता रहा होता है क्या क्या सच में तुमने इस चीज़ को ठीक कर दिया, यह इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। अपने एमसी बता रहा होता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तभी पीछे से मास्टर चैन बता रहा होता है बच्चे इसकी बीमारी को मैं पिछले साल कई सालों से देख रहा हूँ और इसकी बीमारी की वजह से इसके जो लंग्स हैं वह काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और कोई भी सिंगल मेडिसिन डोज इसे कभी भी ठीक नहीं कर सकता है। और मास्टर चैन बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुमने कोई टेम्परेरी इलाज किया है, इसका जो बीमारी है दोबारा से रिलैप्स हो जाएगा, मतलब दोबारा से उभर आएगा बीमारी। और मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूँ। और मास्टर चैन जाके उसके पल्स को चेक करता है और हैरान होता है। मास्टर चैन बता रहा होता है इसके जो लंग डिजीज हैं वह एक्चुअल में धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और अपने एमसी को देखते हुए बता रहा होता है आखिर तुम हो कौन जो इस अर्थ पे हो और तुम्हारे पास इतनी हाई लेवल की मेडिसिन स्किल कैसे हैं, वह भी इतने यंग एज में। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तुम्हारी बारी नहीं है क्वेश्चन पूछने की, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर यान को ट्रीट करने की कोशिश क्यों कर रहे थे और तुम ऐसा प्रिटेंड कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर मास्टर चैन बता रहा होता है यंग बच्चे तुम्हारी मेडिकल स्किल काफ़ी अच्छा है और मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इस सभी मैटर से दूर रहो, तुम्हें इसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और मास्टर चैन बता रहा होता है मैं तुम्हारे टैलेंट को देख चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। इन फ्यूचर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम इस साउथ आइलैंड सिटी में भी एक अच्छे खासे डॉक्टर बन सकते हो। और मास्टर चैन बता रहा होता है जल्दी करो और नील डाउन करो और अपने मास्टर को ग्रेड करो, ऐसा मास्टर चैन बता रहा होता है। तभी पीछे से कोई दरवाजा ओपन करता है और यह मास्टर चैन का छोटा भाई होता है और बताता है ब्रदर आखिर क्या मैटर है, और इसका नाम होता है चैन ड्यूक। चैन ड्यूक बता रहा होता है आखिर आपको किसने ऑफेंड किया। तभी मास्टर चैन बता रहा होता है हाँ ये ठीक है, यह एक गलतफहमी है, इस बच्चे ने मुझे ऑफेंड किया था लेकिन यहाँ पर इसने मेरा डिसाइपल बनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। तभी वहाँ पर चैन ड्यूक अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है, अपने एमसी उसके पंच को पकड़ता है और ले घुमा के नीचे पटक देता है और उसे भी घुटनों पे
ला देता है और वहाँ पर चैन ड्यूक बता रहा होता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तभी अपने एमसी उसके सेट से पकड़ता है और उसे एक हाथ से ऊपर उठाता है और नीचे पटक देता है और उसके सर में चोट लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और चैन ड्यूक बता रहा होता है तुम्हारी कल्टीवेशन बेस क्या है। अपने एमसी बताता है बॉडी रिफाइनिंग और तभी वहाँ पर चैन ड्यूक बता रहा होता है नहीं नहीं तुम बॉडी रिफाइनिंग के कल्टीवेशन नहीं हो सकते हो, तुम मार्शल आर्टिस्ट या मार्शल मास्टर के ऊपर होके मुझे लगता है तुम मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर के भी ऊपर हो सकते हो। तभी वहाँ पर चैन इन सभी बातों को सुनता है मास्टर चैन और बता रहा होता है रिफाइनिंग पीरियड अगर इसे देखा जाए तो यह कैसे ऐसा कर सकता है, यह इस लेवल पे होने के बाद भी यह उसे इतनी आसानी से हरा दिया है। अगर मैं इसकी कल्टीवेशन को देखूँ तो यह 3rd लेवल पर है लेकिन मैं इसकी कल्टीवेशन को अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये मास्टर लेवल के से भी ऊपर होगा। इसने मेरे ब्रदर को हरा दिया है जो कि एक मास्टर लेवल का फाइटर है। और मास्टर चैन अपने मन में सोचने लगता है डरते हुए मैंने यहाँ पर एक गॉड को यहाँ पर प्रोवो कर दिया है।